देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। एंड प्रोसीजर ऑफ द SIR एंड सीक देयर कोऑपरेशन, कि वो पूरा लॉ बताएगा, प्रोसीजर बताएगा फॉर ऑल सच मीटिंग्स, रिकॉर्ड लाइक मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट विद देयर सिग्नेचर शुड बी मेंटेन। कि वो ऐसा नहीं कि हाँ सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसको मिनट्स, मीटिंग्स के मिनट्स भी करने पड़ेंगे, उस पर पॉलिटिकल पार्टीज का साइन भी लेने पड़ेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये कहकर नहीं खसक सकती कि अभी चिल्ला चिल्ली हो रही है हमारे अहमदाबाद में कि यार हमारे यहाँ अनामत आ गई, हमारे यहाँ पे तो यार ये OBC अनामत आ गई, ये SC अनामत आ गई, हम लड़ने वाले थे यार, हमारा तो सीन खराब हो गया, ये मुस्लिम पुरुषों का हक छीन रहे, मुस्लिम महिलाओं का हक छीन रहे। भैया जब हो रहा था तब आप कहाँ थे? आपने क्यों ऑब्जेक्शंस नहीं लिए? आपने क्यों इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया? तो लेकिन वो ठीक है, वो तब आएगा कि जब आपका वोट बचेगा। तो यहां पे तो आप एक्टिव रहिए, यहां पे तो एक्टिव रोल प्ले कीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बायस नहीं हूं, इसीलिए मैंने उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप आइए यहां पर बात कीजिए कि आप किस तरह से हमको लोगों को इसमें मदद कर सकते हैं। फॉर द CEO shall ask the recognized political party to appoint a booth level agent, जो मैं अभी आपको कहा कि appoint a booth level agent for each polling station who would be associated with BLO during the revision period. Political parties shall also be asked to give a list of BLA to respective EROs. तो हमको पॉलिटिकल पार्टीज को पूछना पड़ेगा कि आपने अपना BLA का लिस्ट दिया कि नहीं दिया। आप अपने BLA का लिस्ट दो। पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए सोचती होगी इलेक्शन के टाइम पे तो लोगों को चुनाव लड़ना होता है तो पैसा खर्चा करके अपने बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करता है। अभी तो उसको पता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, पार्टी मुझको टिकट देगी या नहीं देगी, तो वो क्यों खर्चा करेगा? तो इसीलिए जिम्मेदारी पार्टीज की है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट चाहे पैसे से दें या अपने कमिटेड वर्कर्स को लगाएं, लेकिन लगाना पड़ेगा उनको। बाद में सारा कि भाई लिस्ट देना है, ये करना है, वो सारी चीजें हैं। तो ये ओवरऑल है। फिर एक इस तरह का फॉर्म, एनोमिनेशन फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल करके आपको देना है। बिहार में ये था कि डॉक्यूमेंट्स देने थे साथ में, गुजरात में और बाकी के स्टेट्स में ये 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। सपोज आपका नाम वो डिलीट करना है, उसको सेटिस्फाइड नहीं है आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे, तो ERO आपको नोटिस भेजेगा, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। बाकी फॉर्म के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने के हैं। हाँ, जो डिटेल्स हैं कि बिहार में 2003 थी और कई जगह पे 2004 में SIR हुआ है, गुजरात में अकॉर्डिंग टू आयोग उनका कहना है 1/1/2002 जो है वो डेडलाइन है, कि उससे पहले SIR हो चुका था गुजरात में, और उससे 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा वो तमाम लोग अपना विधानसभा का नंबर, नाम, भाग नंबर, क्रम नंबर वो देंगे। तो और वो 2025 में भी होंगे तो सीधे तौर पे उनका नाम का एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे लोगों का 2002 की यादी में नाम नहीं है, नंबर नहीं है, तो वैसे लोगों को अपना एक डॉक्यूमेंट बाद में वो लोग मांगेंगे। लेकिन उनके लिए भी ऑप्शन ये है कि अपने माँ बाप, भाई बहन या किसी रिश्तेदार का 2002 की यादी में है तो उसके साथ आप वो इन्फॉर्मेशन देंगे और एक डॉक्यूमेंट देंगे तो भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सारी चीज़ों के लिए एक अलग से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, शायद कि एक सेमिनार हम लोग ट्रेनिंग सेशंस करें, और उसमें कई सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे फरहान भाई भी बैठे हैं जो हर दिन उनके वहाँ पे 2 घंटे काम होता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, और संडे को पूरे दिन होता है। और भी अहमदाबाद में वो बता रहे थे कई सारी तंजीमें इस तरह से फ्री में डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। तो हम लोग पूरा वैसे संगठनों के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग भी आने वाले दिनों में हम लोग चाह रहे हैं कि 4 तारीख को एक बार BLO को मिल जाए, हम लोग को भी पता चले कि BLO को क्या गाइडलाइन दी है, किस तरह से वो काम करने वाले हैं, तो उसके आधार पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि 4 के बाद अगर 9 तारीख वैसे पे 9 तारीख हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर 9 को तो 5 दिन रहेंगे, तो फॉर्म लगभग गणना फॉर्म, एनोमिनेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो लगभग लोगों के पास आ जाएंगे। तो उसमें क्या डिटेल्स देनी है, किस तरह से देनी है, और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी।
तो वो ट्रेनिंग हम लोग एक दिन का रखेंगे, उसमें शायद और डिटेल में हम लोग इस पर बात कर पाएँ। लेकिन अगर सपोज ये सारी चीज़ें नहीं हैं और फिर भी आपका नाम मिसिंग है, तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी इन्होंने रखा है, जिसको फॉर्म 6 कहते हैं लोग। फॉर्म 6 भर के देना है, और जो लोग आउटसाइड द स्टेट ट्रांसफ़र हो गए हैं जिनके वोट, उनको फॉर्म 8 भर के देना है। 8A, B, C इस तरह से अलग अलग फॉर्म है। तो उसमें इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 से 21 साल वाले, अबव 18 कोई भी हो सकता है, शायद वो 104 के भी हो सकते हैं। तो जब फॉर्म 6 भर के आता है तो कहते हैं कि ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। अब इसीलिए बिहार में किसी ने एक 104 साल की बुजुर्ग महिला थी, उनका भी फॉर्म 6 भरा गया था। तो लोगों ने कहा कि 104 साल की बुजुर्ग महिला पहले टाइम की वोटर है। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फिर अब सवाल ये है कि ये इनका पूरा प्रोसीजर है, इन्होंने जो बातें की है आयोग ने, वो मैंने आपके सामने बहुत ब्रीफ में रखने की कोशिश की है। हमारे यहाँ क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका जो कट ऑफ डेट है वो 2002 है। 2002 में 27 फरवरी को एक दंगा हुआ, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर, यूँ कहूँगा कि गुजरात में लाखों लोगों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह हुआ। वो एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट, शायद अपने इतिहास में बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कि लोगों ने शायद 69 में भी इतने पैमाने पर लोग अपने घर नहीं छोड़े थे। लोगों ने दंगे तक ठीक है छोड़ दिया, कहीं शेल्टर लिया और वापस आकर अपने वहाँ रहे। 85 में भी वापस लोग अपनी जगहों पर आकर बसे, 92 में भी आके बसे। लेकिन 2002 का दंगा ऐसा था कि लोग उस दंगे के बाद लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। तो 2002 में हो सकता है कि वहां पे उनका नाम हो, लेकिन आज जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे जो यादी उनको बूथ लेवल ऑफिसर आएगा, उसके पास जो बूथ की यादी होगी उसमें उनका नाम नहीं होगा। तो उनको दौड़ा दौड़ी करनी है। कुछ लोग जिस दिन से आया है उस दिन से मेहनत कर रहे हैं कि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनके पास PDF मौजूद है, उसमें से ढूंढ के भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उस डेटा को एक बार वेरीफाई आपको अगर हो सके तो जहां आप रहते थे वहां के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ उसके पास जो यादी है उससे मैच कर लें, पॉसिबल है तो, जिससे ये वेरीफाइड हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉपर है। लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ 2004 से 2008, जो हम लोगों ने देखा कि जब गुजरात में ये था कि मेगा सिटी में किसका नाम आएगा, गुजरात में नहीं पूरे देश में, कि मेगा सिटी का स्टेटस किसको मिलेगा। तो मेगा सिटी का स्टेटस के चक्कर में बहुत बड़े पैमाने पे इन 4 सालों में डिमोलिशन हुआ। अहमदाबाद में हम रिवर फ्रंट देख रहे हैं, इससे बड़ा डिमोलिशन तो कहीं नहीं हुआ होगा। उसके बाद अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम पर, BRTS का प्रोजेक्ट के नाम पे डिमोलिशन हुआ अहमदाबाद में, कांकरिया प्रोजेक्ट्स के नाम पे डिमोलिशन हुआ एक बड़े पैमाने पर, मेट्रो के नाम पे डिमोलिशन हुआ। और अभी भी हम देख रहे हैं हमारे सामने चंडोला का डिमोलिशन एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसकी आयरनी में बताऊं कि ये तो अभी SIR आया, लेकिन जैसे ही चंडोला में डिमोलिशन हुआ, कलेक्टर की तरफ से, मीन्स आयोग की तरफ से एक लेटर BLO के नाम पे निकल गया। उस एरिया के जो 17-18 हजार वोटर्स थे चंडोला के, 3 मई 2025 को उनके नाम पे एक लेटर निकल गया कि आप सारे बूथ लेवल ऑफिसर, 13-14 बूथ लेवल ऑफिसर थे वहां पे, कि आप तमाम लोग जाओ और रिपोर्ट करो कि वहां पे लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनको पता है कि डिमोलिशन हो गया, लेकिन नाम डिलीट करना है उनको, यहां घर नहीं है। बूथ लेवल ऑफिसर जाएगा तो यही रिपोर्ट करेगा कि ये वोटर्स यहां नहीं रहता है। लेकिन मैं बहुत अनफॉर्चुनेट है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई कि 17,000 लोगों के वोट क्या एक ही बार में डिलीट हो गए, इन वोटों का स्टेटस क्या है। अगर बूथ लेवल ऑफिसर से मांगा गया था तो बूथ लेवल ऑफिसर ने क्या किया इस पर। तो इसीलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी हो जाती है। ये तो मैं अहमदाबाद के एग्जांपल कह रहा हूं। फॉरेस्ट एक्ट आया जिसके हिसाब से कई सारे आदिवासियों को लाइसेंस के नाम पर जंगल से निकाल दिया गया। आज वो कहां रह रहे हैं? क्या 2002 वाली यादी में उनका नाम है? वो किस तरह जाएगा? वो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, वो किस तरह देखेगा यादी में? शहरों में तो ठीक है, लोग एक दूसरे को PDF में से निकाल के, ऑनलाइन निकाल के दे रहे हैं, जंगल में कौन निकाल के देगा? इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, सिविल सोसाइटी की, हर इंसान की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने हर दूसरे इंसान का ये देखे कि इसका वोट बच जाए, सिक्योर हो, क्योंकि उसका वोटिंग राइट बचेगा
तभी उसके पास सरकार चुनने की ताकत होगी, और सरकार चुनने की ताकत होगी तभी हम हमारे दूसरे अधिकारों की बात कर सकते हैं। वहां तक हम कोई बात नहीं कर सकते। अभी हम देख रहे हैं कि समुद्रों को दरिया किनारे को डेवलप करने के नाम पर आप बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इन तमाम लोगों के लिए कहां से होगा? यूपी बिहार के लोग यहां पर आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, राजस्थान से हैं, कर्नाटक से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। कि हम जब चंडोला गए थे तो हमने वहां देखा कि कहा यह गया कि बांग्लादेश से लोग आए हैं। हमने बोला जाके देखें कि बांग्लादेश वाले, इतने सारे बांग्लादेश वाले रहते थे और हमारी नजर में ही नहीं आए कभी। तो हमने तो जाके देखा तो बांग्लादेशी तो मेरे को तो नहीं मिले, एजेंसीज को मिले हो तो पता नहीं, पर अभी तक एक भी ऑफिशियल डिपोर्टेशन की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन मेरे को यह जरूर मिले कि वहां पूरे इंडिया के लोग थे, वहां छत्तीसगढ़ के भी लोग थे, वहां कर्नाटक के भी थे, वहां राजस्थान के थे, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह के लोग थे वहां पर। लेकिन उनके वोटिंग राइट्स की कोई बात नहीं हुई। 17-18 हजार लोगों का वोट एक साथ डिलीट हो गया, नहीं बचा मेरे को पता नहीं, लेकिन एक लेटर तो इश्यू हुआ था बूथ लेवल ऑफिसर का, और बूथ लेवल ऑफिसर ने जाके ये रिपोर्ट किया होगा कि सर यहां डिमोलिशन हो गया है, ये लोग अब यहां नहीं रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जगह पे अलग अलग नाम पर डिमोलिशन हुए हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि आप एक साथ मिलकर आने वाले दिनों में APCR की तरफ से हम ये सोच रहे हैं कि एक सेंटर हेल्पलाइन सिस्टम भी डेवलप की जाए, ताकि अगर किसी को दिक्कत है तो वो उसका कांटेक्ट कर सके। ट्रेनिंग का भी हम लोग सोच रहे हैं। उसके अलावा भी आप लोगों के अगर सजेशन है, कुछ है, तो आप लोग सारे वक्ताओं से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बताएं, और वो इस मुद्दे पर किस तरह क्या सोच रहे हैं, किस तरह से गुजरात में देख रहे हैं। तो मुझको लगता है कि बिहार से ज़्यादा बड़े पैमाने पर डिलीशन जो होगा वो शायद गुजरात में हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हो जाऊं, इतने बड़े पैमाने पर डिलीशन ना हो और हर किसी का वोटिंग राइट सिक्योर रहे। तो इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जो मैं अमिता बहन को कहूंगा कि वो आई हैं तो वो स्टेज पे आ जाएं। प्लीज अमिता बहन आइए, प्लीज 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 आइए ना। ठीक है, चलिए हुज़ैफा भाई आइए, माइक आपके हवाले। मैंने आपको सजेशन भेज दिया कल, मैंने आपको सजेशन भेज दिया। ये बड़ा मुश्किल काम है जो शमशाद भाई ने मुझे सौंपा है। खैर, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR की ओर से आज ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे पर मीटिंग रखी गई है, आप सबका उसमें स्वागत है, और सभी मंचित लोगों का भी स्वागत है। काफ़ी डिटेल में शमशाद भाई ने प्रक्रियाएं और जो SIR का बुरा जो मामला है उसके बारे में बात की है। हम लोग उसको अलग अलग स्तर से समझने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हमारे बीच काफ़ी सारे जानी और ऐसे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं कि जो एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग दृष्टिकोण से भी इस चीज़ को देखते हैं। तो क्या दृष्टिकोण है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले मैं स्वाति जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बात करें। समय सीमा है कितना, 7 से 8 मिनट है, तो सब लोग समय सीमा की ध्यान में ही अपनी बात को रखें। शुक्रिया। आदाब। APCR और शमशाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, हुज़ैफा भाई शुक्रिया। इस कमरे में मुझसे कहीं ज़्यादा अनुभवी महिलाएं बैठी हैं, तो मुझे अपना खुद का होना यहाँ पे ठीक तो नहीं लगता, पर मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस एक महिला होने के नाते प्रोसेस की बात नहीं करूँगी, क्योंकि शमशाद भाई ने खुद बड़े अच्छे से इंट्रोड्यूस किया कि किस किस तरीके की दिक्कतें हैं इस पूरे प्रोसेस में। बाकी तो काफ़ी सारे अच्छे स्पीकर्स बैठे ही हैं जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मतदान का हक जो होता है वो एक लोकतंत्र को चलाने और बचाने का हक होता है, वो अपने बाकी हकों को रखने का हक होता है। तो इस SIR ने एक बहुत बड़ा उल्लंघन ये भी किया है कि अब तक हर मतदाता का नाम लिस्ट में होने की जो जिम्मेदारी थी वो इलेक्शन कमीशन पे हुआ करती थी, पर अब वो उन्होंने अपने कंधों से हटा के नागरिकों के कंधे पे डाल दिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 1950 से रूल था अब तक ये
कि बिना नोटिस दिए या बिना कोई बहुत ठोस कारण हुए इलेक्शन कमीशन किसी का भी नाम लिस्ट से हटा नहीं सकती है। पहले हमारे घरों में इलेक्शन कमीशन के लोग आते थे, ओरिजिनल लिस्ट अपने साथ लेके आते थे, जिसमें कोई हमें बिना दिखाए हमारा नाम वो नहीं मिटा सकते थे। जो नए वोटर्स होते थे उनके कागजात दे के हस्ताक्षर लेके वो चले जाते थे और हमारा नाम उस लिस्ट में ऐड हो जाता था। पर अब हमसे बिना पूछे, बिना किसी नोटिस भेजे हमारा नाम हटाया जा रहा है। ख़ासतौर पे महिलाओं का, मुस्लिम्स का, दलित्स का, आदिवासियों का, डीएनटी ट्राइब्स का और प्रवासी मजदूरों का। एक तरफ तो ये लोग इतने नाम हटा रहे हैं और ऊपर से हम इनकी स्पीचेस में जो कॉन्फिडेंस देखते हैं, जैसे कि 2022 में जो गुजरात में इलेक्शन हुए थे उसमें 150 अगर अमित शाह ने बोला कि सीट आएंगी तो उतनी ही सीट आई। तो इतना कैलकुलेटेड जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, मतलब बिल्कुल भी चूक ना होना, तो कई तरीके की दिक्कतें हमारे सामने आती हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और जो सरकार लव जिहाद जैसे कानून लाके हमें ये बोलना चाहती है कि लड़कियों में तो दिमाग ही नहीं है अपने जीवन साथी को चुनने का और लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं, तो अगर इतनी ही बददिमाग हैं महिलाएं तो महिलाओं के वोट से वो इतना डरती क्यों है? ऐसी तो क्या दिक्कत है कि हर, और ये 2019 में शुरू हो गया था कार्यक्रम और उसके बाद हर लोकसभा इलेक्शन और हर असेंबली इलेक्शन में हजारों की तादाद में महिलाओं का हर राज्य में नाम हटाया गया है लिस्ट से। तो महिलाओं को मैं खास तौर पे ये कहना चाहूँगी कि बहुत सतर्क रहें। इस साल, अगले साल और 2027 में भी चुनाव से 1 महीने पहले प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। मैं उत्तराखंड जैसे बहुत छोटे से प्रदेश में से हूँ। 2019 में वहाँ पे भी 12 से 13% वोटर्स का नाम हटा दिया गया था, जिसमें से कि ज़्यादातर दलित और मुस्लिम समाज के लोग थे। हमारे संविधान में एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि इंसाफ होना चाहिए और लोगों को ये लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ है। उनके दिमाग में उन्होंने इंसाफ कर दिया और किसी को लगा नहीं कि इंसाफ है तो इंसाफ माना नहीं जाएगा। तो ये 2 तरीके का उल्लंघन हमको दिख रहा है और बाकी प्रोसेस में कितनी गलतियां हैं वो आपको बाकी स्पीकर्स भी बताएंगे। इन सब धोखों के बीच मुझे बस एक बहुत छोटी सी राहत ये लगती है कि जो एक ईवीएम का डिबेट था जो हम कभी अपने लेवल पे या एक्सपर्ट्स के लेवल पे क्लोज नहीं कर पा रहे थे, उससे आगे हम बढ़ चुके हैं क्योंकि उसके अलावा भी हमें बहुत सारी दिक्कतें दिख रही हैं। पिछले साल महाराष्ट्र इलेक्शन में मैंने खुद प्रोफेशनली काम किया है, कितनी सारी दिक्कतें थी। एनडीए के एक कैंडिडेट जिनके हमारे इंटरनल सर्वे के मुताबिक 15 सीट भी नहीं आनी थी, उनकी 40 से ज़्यादा सीट आई। तो बूथ लेवल है, काउंटिंग लेवल है, अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं जो हमको इलेक्शन के टाइम पे देखनी पड़ेंगी। पर उसकी शुरुआत हमें खुद अपने नाम को लिस्ट में है कि नहीं ये जानकारी रखने से होगी। और मैं मतलब शमशाद भाई से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ में कि हमें तो अपना नाम देखना ही पड़ेगा। पर मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी सारी राजनीतिक पार्टियों से कि वो नागरिकों की इस चीज़ में मदद करें, बूथ मैनेजमेंट में भी और इलेक्टोरल लिस्ट में भी। और बस आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं चाहूँगी कि बाकी स्पीकर्स अपनी बात आगे रखें। शुक्रिया स्वाति। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में महत्वपूर्ण कुछ बातों को यहाँ पे उजागर किया है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ख़ास तौर से महिलाओं के संदर्भ में भी, और जो पूरा रोल शिफ्ट है राज्य का कि कैसे हर चीज़ नागरिकों के सिर के ऊपर मढ़ी जा रही है, तो वो पूरा डेमोक्रेसी का जो पूरा बात है उसके ऊपर उन्होंने मुद्दे रखे हैं, उन्होंने बात रखी है। ये सारी बातें चल रही तो एक ही शेर याद आ रहा था, नवाब देवबंदी का शायद वो शेर है कि जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। कल उसकी मौत पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, अब मैं उसकी मौत पे मैं भी चुप हूँ, अगला नंबर आपका है। तो ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा अगर हम लोग ये जो सरकार की बार बार नए नए मुद्दों की जो चीज़ें आ रही हैं, मार पड़ रही है, और हम सोचेंगे ये हम तक नहीं आएगी, तो वो सिलसिला चलता रहेगा और हम तक कब आ जाएगी हमें पता नहीं चलेगा। अगले मैं वक्ता वासिफ भाई से गुजारिश करूँगा कि वासिफ भाई आए और अपनी बात रखें।
अस्सलाम वालेकुम शमशाद भाई और तमाम साथियों, SIR के मुद्दे पर आज APCR के द्वारा ये चर्चा गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं APCR और के जो प्रमुख साहब हैं उसकी पूरी टीम को इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही सेंसिटिव इश्यू को बहुत जल्द उठा लिया ताकि वो पूरे गुजरात में एक चर्चा का विषय बने। जब SIR का 12 राज्यों में होगा इसका ऐलान हुआ तो मैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो टेलीग्राफ करके एक बहुत ही फेमस एक न्यूज़पेपर है जो कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में वो निकलता है और उसकी इमेजेस सोशल मीडिया पे कभी कभी वायरल हो जाती है, हम सब भी उसको देखते हैं। तो टेलीग्राफ में के रिपोर्ट के हिसाब से उसने बंगाल के बारे में बताया ये कि जो 2002 की कट ऑफ लिस्ट बनाई गई है SIR के लिए, तो उनका अंदेशा है, वहाँ की जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी है TMC, वो अंदेशा ये जाहिर कर रही है कि 45% लोग इसमें एनरोल नहीं हो पाएंगे। ऐसा ममता बनर्जी की पार्टी का एक बयान है। अब हमारे यहाँ गुजरात में इस तरह का कोई बयान किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आया नहीं, क्योंकि ये नई बात मुझे पता चली कि उन्होंने 2 दिन के अंदर ही बहुत बड़े बड़े तबादले भी कर दिए ताकि जो BJP लिंक्ड लोग थे वो हट जाए और वो कुछ ठीक ठाक लोग आ जाए। तो ओवरऑल जो TMC ने जो का बयान है, जो TMC वहाँ कर रही है, या फिर आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बयान सुनेंगे तो थोड़ी सीरियसनेस थोड़ी नज़र आती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये SIR का जो इशू है ये समाजी या धार्मिक इशू के से ज़्यादा एक सियासी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि ये पॉलिटिकली कुछ लोगों को कमज़ोर करके इलेक्शन जीतने का ये पूरा एक सोचा है जो गुजरात के लोग जो ऊपर बैठे हैं वो ये कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बनती है और शमशाद भाई ने कोशिश की थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ पर आए, बहरहाल लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो पहला सजेशन मेरा ये शमशाद भाई से कि जो लोग यहाँ नहीं आए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, हमें उनसे दोबारा मिलने की और उनके साथ एक टेबल टॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा जो सर्क्यूलर आ रहा है इसको पढ़ने से ये भी अंदाज़ा लगता है कि BLO के साथ साथ जो उनके एजेंट हैं, बूथ लेवल एजेंट है, वो भी इसमें इंटरवीन करके इसको इस काम को ठीक ठाक तरीके से हो सके ये वो कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ बयानबाजी से या फिर उसका विरोध कर देने से काम नहीं चलेगा। हम इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये डिमांड भी करेंगे और उनसे मिलें, टेबल टॉक करें कि कुछ लोगों के बारे में तो आपने राय कायम कर रखा है कि आपके फिक्स वोटर हैं, तो जो आपके फिक्स वोटर हैं वही सबसे ज़्यादा इससे परेशान है। और बिहार में, क्योंकि बिहार के पूरे प्रोसेस को भी हमने अपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो जाहिर सी बात है जो अपने आप परेशान, जो आपके फिक्स वोटर आप जिनको समझते हैं अपने, वो वहाँ बहुत परेशान, तो यहाँ भी परेशान होंगे। इसलिए आपको इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन अपने वोटर्स को असल में वो अपने वोटर्स को बचाने की इनकी लड़ाई है, तो अपने वोटर्स को बचाने की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज़ के कांधों पर जानी चाहिए। सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, वो जो अपने काम करते रहे हैं हमेशा वो करते रहेंगे, लेकिन ये जब तक पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह ग्राउंड पर एक्टिव नहीं होगी और तो वो ये बहुत ज़्यादा काम शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्टिव होना पड़ेगा और ये मैसेज हमारा जो आज यहाँ पर है उसको किसी तरह उन तक पहुँचाना पड़ेगा। तो एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने 1-2 दिन में महसूस किया कि लोग बहुत घबराए हुए हैं। इसलिए भी घबराए हुए हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में, अभी स्वाति ने कहा कि ये तमाम चीज़ जो सरकारों के जिम्मे होती थी उनके कांधों पर होती थी, अब वो नागरिकों के कांधों पर आ गई, यही हुआ है। तो दूर दराज साउथ ईस्ट की जो स्टेट्स थी, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता था। लोग पूरे पिछले 20 साल से मैं ये सुनता रहा कि गुजरात जो है RSS की लेबोरेटरी है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से तो पता ये चल रहा है गुजरात तो लेबोरेटरी कभी थी नहीं, शायद आसाम लेबोरेटरी थी। तो आसाम में जो हो चुका वो अब पूरे देश में करना चाहते हैं। ये कोई वोटर आईडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये
छुपे तौर पर बल्कि अब खुले तौर पर ये एक तरह के एनआरसी ही है जो ये लोग करना चाहते हैं। इस वजह से भी लोग पैनिक में हैं, क्योंकि वहाँ जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन देने की जिम्मेदारी नागरिकों पे डाली गई थी, इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन देने की जिम्मेदारी बिहार में भी नागरिकों पे डाली गई है और हमारे 12 राज्यों में भी नागरिकों पे डाली गई है। इसलिए इसको बस इस तरह वोटर आईडी के साथ जोड़कर नहीं, बल्कि हमें इसको छुपी हुई बल्कि खुली हुई एनआरसी के तौर पर देखना चाहिए। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तमाम जो संगठन है, हम जैसे लोग हैं, आप जो लोग हैं, वो तो हम लड़ेंगे, लेकिन असल लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल लड़ाई रोड पे लड़ी जाती है और पॉलिटिकल लोग ही लड़ सकते हैं। तो उनको ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके वोटर हैं। तो आज वो यहाँ नहीं आए तो हो सके तो हम अगर वहाँ जाना पड़े या दूसरी तीसरी मीटिंग करनी पड़े तो हमें दूसरी तीसरी मीटिंग करके उनको ये जो इशू है उसको सामने रखना पड़ेगा। तो ये 2 बातें थी जो मैं आपके सामने कहनी थी, और शुक्रिया। शुक्रिया वासिफ भाई। महत्वपूर्ण बातें सभी वक्ता यहाँ पर कर रहे हैं और हम लोगों को ये पूरा सवाल किस तरीके से राजनीतिक तौर पर है, कैसे कैसे चीज़ों को, किन हिस्सों को समाज में, किन तबकों को ये असर होने वाला है, वो भी ख्याल आ रहा है, चीज़ों समझ में आ रही है। मैं आगे दक्षिण भाई से गुजारिश करूँगा कि दक्षिण भाई आएँ और वो बात करें। दक्षिण भाई। थैंक यू हुज़ैफा। मैं स्पेसिफिकली नॉमेडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट में जो देश की घुमंतु विमुक्त जनजातियाँ हैं उस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैसेजेस व्हाट्सएप पे, मीडिया में ये SIR के बारे में पढ़ते रहते हैं और वो कैसे उन कम्युनिटीज़ को अफेक्ट कर सकती है जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है। गुजराती में जिनको बोलते हैं कि सरनामा वगैरह ना मानवी, तो जिनका सरनामा ही नहीं है, जिनका एड्रेस ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, तो अब तो एक बहुत बड़ी ये दिक्कत है कि शायद वो लोग कभी वोटिंग करते भी नहीं होंगे। तो 2002 के पहले की बात हो या 1990 के पहले की बात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास घर ही नहीं, आप घुमंतु है और कई बार सस्पेक्ट है, चारणगर जैसे लोग, डफेर समाज के लोग जैसे हमेशा फॉरएवर सस्पेक्ट जिनको माना जाता है, तो ऐसे लोग इलेक्शन के लिस्ट में, वोटर लिस्ट में है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर है भी तो क्या वो वोट करते थे या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाकर, घर से बाहर निकलकर वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना और सामने वाली दूसरी को पॉलिटिकल पार्टी का दुश्मन बनना, ये हमको परवड़ेगा कि नहीं परवड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये DNT के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बड़ा मसला है ये। लेकिन मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकली इस तरीके से भी देखता हूँ कि लास्ट इलेक्शन में जहाँ तक मुझे याद है, कांग्रेस को 1 करोड़ और 25 लाख वोट मिले थे और बीजेपी को 1 करोड़ और 45 लाख वोट मिले थे। तो मेरे ख्याल से 20-25 लाख वोटों का ही डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। अब उनके सामने, और एक इतने बड़े स्टेट में 20-25 लाख वोटों का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई मीन बहुत ये नज़दीक में थे वो। शायद ये लास्ट इलेक्शन है, उसके पहले के इलेक्शन 2017 में इलेक्शन, तो उस टाइम की बात है। और तब से ये जो NRC और ये फिर SIR वगैरह, मतलब खास करके वोटिंग जो स्पेसिस है और जो इलेक्शन के जो स्पेसिस उनको श्रिंक कैसे करना है, इसकी प्रोसेस बहुत सिस्टमेटिकली नागपुर में बनती आई है और उसका इम्प्लीमेंट हर एक स्टेट के अंदर स्टेट बाय स्टेट होता रहा है और अभी गुजरात की उसमें बारी है। मैं इसको इस तरीके से भी देखता हूँ कि जैसे हमारे पूर्वज कई बार चोरी करने के लिए जाते थे तो उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती थी। बेसिकली वो डिस्ट्रैक्ट करते थे, वो कभी किसी से लूटते नहीं थे। आई मीन दिस वाज नॉट रॉबरी, वो चीज़ों को उठा लेते थे। एंड यू आर लॉयर, तो आप समझते हो गया, अगर किसी से मैंने छीन लिया तो इसे IPC में 395 था जिसका बेल नहीं मिलता था, लेकिन अगर किसी को डिस्ट्रैक्ट करके उसकी चीज़ को चोरी कर लेते हो तो वो 379 क्राइम था, दूसरे दिन आपको बेल मिल जाता था। ये वही है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस सरकार ने हमें 2014 से काफ़ी बिजी रखे हैं हर चीज़ में, हर महीने
कुछ ना कुछ देते रहे हैं सिविल सोसाइटी को, हर एक क्षेत्र को। और अंडरनीथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जैसे हमें किसी को पता ही नहीं कि कोरोना के दरमियान सारे लेबर लॉज को उन्होंने स्क्रैप कर दिया था। आई मीन ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं पर भी इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारे लॉज को चेंज कर दी, बहुत सारे लॉज बन गए, रातों रात बन गए, लेकिन लोगों को, एक सिविल सोसाइटी को, लार्जर जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको उन्होंने हमेशा बिजी रखा। तो मेरे ख्याल से ये जो नई नई चीज़ें लेकर आते हैं हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने में और हमको बिजी करते हैं, हमें जरा जो रियल इश्यूज़ है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये तो है ही, लेकिन दूसरे भी जो इश्यूज़ है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं आपके साथ एग्री हूँ कि ये सिविल सोसाइटी क्या है। मतलब मैं जहाँ तक 20-25 साल से आ रहा हूँ, मान लीजिए कि हम 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 लोग हैं, या जितने भी गुजरात के अंदर जितने भी NGOs हैं, उनको मिला करके अगर उनका नेटवर्क भी अगर करें, उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी? 1 लाख के आसपास होगी। इतने बड़े स्टेट के लिए इतना बड़ा काम करना, उसके लिए तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनका ही काम है और उन्हीं को सेंसिटाइज करना चाहिए। हमें तो अपनी तरीके से काम करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को शायद जितना हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, अगर मैं कांग्रेस में कहीं पर जाऊँ, किसी दिग्गज जगह नेता से मैं बात भी करूँ जाकर, मैं क्या अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है DNT के हेड के तौर पे AICC ने, फिर भी मैं कांग्रेस के बारे में कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर किसी को इतनी डिटेल में शमशाद भाई पता होगा कि उनके पास भी एक ऑप्शन है कि वो उनका एक आदमी भी लोग के साथ रह सकता है और इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट कर सकता है और लोगों को जो नाम है उसमें से डिलीट होने से रोक सकता है। आई रियली डाउट, आई मीन मुझे आम आदमी पार्टी या दूसरे पार्टी का पता नहीं, बट ये तो इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और चूंकि इनके साथ हमेशा मेरा डायलॉग होता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात उनको अवगत भी करवानी चाहिए। ऐसा मान लेना, हमेशा मान ले कि शायद उनको पता हो, ऐसा हो सकता है कि उनको नहीं भी पता हो। तो हमारे जाने से मैं आई टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि GPCC में बात करके जो भी डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है उसके साथ हम सब साथ में मिलकर उनके साथ एक मीटिंग करें और इस इशू के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने उन्हें अवगत करें। शायद उन्हें पता भी हो, लेकिन जहाँ जो आपने ये बातें कही है शायद वो नहीं भी पता हो, जैसे ही हो। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होना चाहिए, क्योंकि उनका अपना एक नेटवर्क है, उनका एक सिस्टम है, ब्यूरो के साथ उनका एक सांठगांठ चलता रहता है। तो बहुत सारे लोगों इस तरीके से हम लोग थोड़ा हमें उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा, वो पॉलिटिकली भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो जहाँ तक आई एम कमिंग बैक टू द DNTs एंड नॉमेडिक ट्राइब्स, भाई उनके पास तो मैं छारानगर की बात करूँ, हम तो ऊपर दल के कभी भी आकर के तोड़ देंगे, जैसे ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, छारानगर भी उनके हिट लिस्ट में है, आदमी तो कल कभी ना कभी वो तोड़ देंगे। ज़मीन के मालिक तो कोई भी नहीं है DNT इस गुजरात के अंदर, जहाँ पर भी DNT की बसाते हैं कोई भी नहीं, कोई निकल कर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी ले ली तो इक्का दुक्का 1%, 0.5% भी मैं नहीं कह सकता कि लोग अब जिस जमीन पे रह रहे उनके पास में सही तरीके के डॉक्यूमेंट होंगे। तो काफ़ी बड़ा मसला है, मैं अपनी तरीके से इसको कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे मैंने कमिटमेंट दिया पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसका एक प्रॉपर इसका एक डायलॉग करते हो, इसको सिस्टमेटिकली इसको जरा कम से कम डिलीशन हो या बिल्कुल डिलीशन हो वो करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया दक्षिण भाई। जो अलग अलग तबकों को जो ये असर होने वाला है उसमें से एक DNT का तबका भी और उनके जो सवाल है और राजनीतिक सवाल और कई सारे समस्या और किन किन चीज़ों पे हर एक वक्त अलग अलग मामलों को हम लोगों को बता रहे हैं, किस किस और इशारा कर रहे हैं। NRC की भी बात हुई यहाँ पे, लेकिन बजाय डर के हम लोग सजाग रहकर कैसे इसका सामना कर कर किस तरीके से इसको देखते हैं, उस दिशा में, उस एटीट्यूड में हमको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार लाइनों में बहुत लगा देती है। तो इसके लिए भी अभी लाइन लगना शुरू हो जाएगी। हमारे बीच अमजद भाई प्रेसिडेंट माइनॉरिटी आपसे आ चुके हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आए, मंच पर आ जाएं। दूसरे हमारे साथी अब्दुल अहद पठान साहब भी आए, लीडर AIMIM के, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आ जाएं।
आगे इस वार्तालाप को बढ़ाते हुए मैं SDPI के मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो शमशाद भाई और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे ही ये SIR जो शुरू हुआ और इसका ऐलान आया तो काफ़ी लोगों में परेशानी थी और उसके अगले दिन पॉलिटिकल पार्टियों को और परेशानी हो गई, क्या नामत आ गई। और बार बार ये मुद्दा पॉलिटिकली पार्टी का आ रहा है कि उन्हीं को इसके अंदर इन्वॉल्व ज़्यादा होना चाहिए। और सच्चाई भी यही है कि होना तो चाहिए था कि प्रोग्राम कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करती, लेकिन ये जो शमशाद भाई उनकी टीम ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, सबसे पहले इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहला फिक्रमंद हुए। सभी को इसकी फिक्र थी जैसे हुआ कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने जो जमा किया। और एक अफसोस ये भी है कि आपने सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर हाजिर नहीं हुई। हमने आज सुबह जो प्रेयर रिलीज जारी की है SIR को लेकर, उसमें जो बातें हमने रखी हैं, पहले मैं उन पॉइंट्स को यहाँ दूं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सरकार जो SIR लागू किया है ये एक तो जल्दबाजी है, इसलिए कि हम पहले ही देखते हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर नामों की कमी हर इलेक्शन में पाई जाती है। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं कि उसमें किसी का नाम गायब है, किसी बूथ से फला का नाम गायब है। तो जिस वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग में पहले से ही कमजोरी है, तो होना तो ये चाहिए था कि उस कमजोरी को पहले दूर किया जाए कि हर इलेक्शन के मौके पर तुम्हारे लिस्ट के अंदर से वोटर गायब कैसे हो जाते हैं। जिन वोटरों ने पिछले इलेक्शन में वोट डाला है, अगले इलेक्शन में उनके नाम गायब होते हैं। तो ये कमजोरी है जिसको दूर करना चाहिए था। तो बजाय इस कमजोरी को दूर करने के एक नई चीज ला दी गई हुई बगैर किसी तैयारी के। पहले दूसरी चीज ये है कि लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं है। बड़ी तादाद में लोग हैं कि जिनका नाम यहाँ अलग है तो वहां स्पेलिंग की मिस्टेक है, और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। जिन लोगों के अभी डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है उन पर SIR थोपा जा रहा है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। तो चुनाव आयोग को पहले अपनी कमजोरी इस लाइन से दूर करनी चाहिए। तीसरी चीज ये करनी चाहिए थी कि आवाम के अंदर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाएं। आवाम में कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं लाया गया, उन्हें डॉक्यूमेंट की लाइन से तैयारी की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई कि आपको क्या करना चाहिए। फौरन बस एक डिसीजन इतनी जल्दबाजी में लिया गया कि गोया सरकार अपने मातहत रहने वाले नागरिकों से हालात से नावाकिफ है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे नागरिकों के डॉक्यूमेंट की क्या हालत है। जैसा कि बताया कि कई लोग जो भाड़े के मकान में रह रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, जिनके कोई घर नहीं है, वो डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है चुनाव आयोग पर जो SIR के लिए जो सरकार ने दिया है। इसी तरीके से एक बात जो बार बार कही गई और खासकर शमशाद भाई ने जो कही है कि बूथ लेवल के हिसाब से जो काम हो सकता है बहुत आसानी से होगा, और इसको जितना अच्छी तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती हो कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि देखिए इलेक्शन भी नजदीक है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बूथ की तैयारी में लगी हुई हो, तकरीबन तैयारी कर चुकी होगी या कर रही होगी। तो वो अपने बंदों को इस काम में लगाएं, लोगों का अवेयरनेस के अंदर डॉक्यूमेंट की तैयारी की लाइन से। जो भी आवाम को हमारी जरूरत पड़ सकती हो तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने जो बूथ लेवल की जो कमेटी है जो भी है उनको इस काम में लगाते तो इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। जैसा कि शमशाद भाई ने बताया कि हमारे लिए वो 10-15 दिन का काम भी नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऐसी चीजों के अंदर अफराद की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये जो प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज हुआ है और जैसा ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी आइंदा करने को कहा है, तो जो लोग यहाँ गैर हाजिर है उनको भी बुलाया जाए और जो लोग हैं वो भी मौजूद रहें। और अगर अफराद की जरूरत पड़ती है तो हम SDPI की तरफ से जितने भी कैडर की जरूरत पड़ती है इंशाल्लाह हम देने को तैयार हैं। और जो भी जरूरत पड़ेगी, इससे पहले भी इलेक्शन काल के कैंप लगातार हमने 50 से ज्यादा कैंप अब तक हम कर चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा होंगे। तो इस ताल्लुक से अगर जब भी अफराद की जरूरत पड़े वो इंशाल्लाह हम अपना अफराद देने को तैयार हैं। इसी तरह ये बात आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अमूमन होता यह है कि जब इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो हम लोग जो फिक्रमंद लोग हैं, ये सारे फिक्रमंद हैं जो वर्किंग डे के अंदर भी सब कुछ बारिश के अंदर भी आ गए, तो हम तो आ जाते हैं, लेकिन ये बातें आवाम तक नहीं पहुंचती। तो ये गैप कहाँ रहा है हमको देखना है। तो ये जो बात हम यहाँ पर करते हैं वो जितना हो सके आवाम तक पहुंच जाए। जब आवाम तक पहुंचेगी तभी आवाम को हमसे फायदा होगा। लेकिन हम बड़ा प्रोग्राम कर लें, सारे अच्छे लोगों को जमा कर लें, फिक्रमंद लोग जमा हो जाएं, लेकिन अगर आवाम को उसके बारे में नहीं पता है तो प्रोग्राम हमारा सक्सेस नहीं है।
तो आवाम तक इस प्रोग्राम की इत्तला हो और किससे हमें कांटेक्ट करना है, किस काम के लिए, वो भी आवाम को मालूम होना चाहिए, तभी हमारे प्रोग्राम सक्सेस होंगे। और देखिए पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढती हैं, तो देखिए इलेक्शन से पहले ये पॉलिटिकल पार्टी अपना मुद्दा ही समझ लें इसे, और मुद्दा समझ के काम करें तो इंशाल्लाह आपका भी फायदा होगा और आवाम का भी फायदा होगा। और ये SIR की क्या पूरी प्रक्रिया, ये सारी चीजें तकरीबन आ चुकी है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग आए हैं, जितने भी फिक्रमंद लोग, आप सभी का भी शुक्रिया आए, और खासकर जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, आपका शुक्रिया के काम जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए था वो आप लोगों ने किया है। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मुफ्ती जी। काफ़ी ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से ले जाएं उसके सुझाव भी दिए और जिम्मेदारी भी लेने का उन्होंने यहाँ पे घोषणा की है। मैं आगे अमजद खान साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात को रखें। एक सूचना है कि किसी की गाड़ी है GJ01 RZ4682 पार्किंग में, तो किसी को वो रास्ते में आ रही है, दिक्कत पड़ रही है, गाड़ी निकालनी है, तो हम में से किसी की हो तो प्लीज़ वो पार्किंग में जाके वो गाड़ी को हटा दें। GJ01 RZ4682 पार्किंग। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मेरे जाबाज साथी और एक बहुत ही अच्छी सोच के मालिक शमशाद भाई को मैं सलाम करता हूं, इनकी सोच को सलाम करता हूं, और इनकी टीम के जो साथी हैं उनको सलाम करता हूं। काफ़ी मुझसे पहले बहुत ही अच्छे प्रवक्ताओं ने बहुत सारी बातें की। वास्तव में होना तो यह चाहिए था कि कहीं ना कहीं जो राजकीय लोग, जिसे आज नहीं तो कल इसका लाभ होना है और अभी तक हो रहा है, वो लोग गुमशुदा हैं। लेकिन एहसान है ऐसे हमारे साथी और उनकी जो पूरी टीम ये जो मुद्दे को लेकर निकली है साथियों, बहुत अहम मुद्दा है। जैसे लोग कहते हैं कि ख्याली पुलाव, हम लोग अपने ख्याली पुलाव में लगे पड़े हैं, राजकीय नेता लोग, मैं कॉरपोरेटर, मैं ये, मैं वो, मैं यहाँ, मैं वहाँ। लेकिन जो मौजूदा हालात पे चर्चा होनी चाहिए, जिस पे काम होना चाहिए, उससे हम लोग बहुत दूर हैं। काफी अच्छी बातें हमारे साथियों ने की। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मैं यहाँ आने में लेट हुआ। दरअसल मेरा दूसरी एक जगह पे कहीं प्रेस था, मैंने वहां पर, मैं फिलहाल आपके बीच एक आम आदमी पार्टी का जवाबदार व्यक्ति माइनॉरिटी सेल का हूं, उस निस्बत से यहाँ हाजिर हुआ हूं। तो मैंने मेरी तरफ से पूरे अहमदाबाद में तमाम मैंने माइनॉरिटी साथियों को गुजारिश की है और यह वचन दिया है कि अहमदाबाद के अंदर गोमतीपुर वार्ड जो है, शमशाद भाई, खास आपका फोन आने के बाद काफी कुछ मैंने सोचा और मुझे ऐसा लगा कि आपने पूरे शहर और पूरे गुजरात की अगर जवाबदारी ली है तो कहीं ना कहीं मैंने गोमतीपुर वार्ड की जवाबदारी ली है। इंशाल्लाह जितने कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हैं, किसी भी पक्ष में मानने वाले हो, पक्षा पक्षी की बात तो बाद में भी हो जाएगी, अपनी जवाबदारी समझ के BLO को साथ में लेकर इस काम को करेंगे, ऐसा मैंने वादा किया है। आपके यहाँ पर भी काफी सूझबूझ वाले लोग बैठे हैं, काफी साथी बैठे हैं, लीगल सेल भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं यहाँ आए हुए तमाम साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि हम लोग अगर किसी NGO से हैं, किसी संस्था से, किसी तंजीम से हैं, यहाँ तक अगर हम किसी मदरसे से हैं, हम अगर किसी गुरुकुल से, किसी आश्रम से जुड़े हैं, तो आज की तारीख में पहली हमारी जवाबदारी है हमारे संविधान को बचाने की। और कहीं ना कहीं आज रोज, जैसा कि एक साथी ने बताया कि ये सरकार ने हर 3 महीने में हमें लाइन में कैसे लगाना, यही एक मन बना रखा है। उसी पर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, इंशाल्लाह वही मैं आपको शेयर करूंगा। तो लाइन में लगा रखा है, लेकिन कब, कहां, किस लाइन में हमें लगना, ये भी शऊर हमें होना चाहिए। वास्तव में मैं ये मानता हूं कि इस समय वो समय आ चुका है कि आज अगर जरूरत पड़े तो हमारे मौलवी हजरात भी, हमारे साथी भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारी बहनें भी लाइन में लगे और लोगों को समझाकर लाइन में लगाकर अपना हक दिलाए। यही बात मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।
शुक्रिया अमजद भाई। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर काफ़ी जिम्मेदारियों की भी मतलब सीधी तौर से लेने की बात चल रही है और वो लग रहा है कि लोगों तक बात पहुँचेगी और ये जो मामला है वो लोग जागरूक हों इसमें और जो नुकसान बिहार में हुआ है उस तरीके का नुकसान यहाँ पर ना हो। तो ये मीटिंग इसलिए भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आगे मैं अब्दुल अहद जी से नहीं वो अच्छा खैर तो प्रसाद जी से मैं गुजारिश करूँगा कि प्रसाद जी आए और अपनी बात को रखें। जिंदाबाद साथियों, काफ़ी बातें तो हो गई है इसलिए ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है। 2-3 मुद्दे आपके समक्ष रजू करूँगा। एक है हमारे देश, जिस देश की मालकी हमारी है उस देश में हमें नागरिकता को पुरवार करने की जो स्थिति आई है ये बहुत खतरनाक है। इस SIR जिस तरह IR करना, इंटेंसिव रिविजन तो पहले से होता था, वो होना चाहिए क्योंकि बस्ती भी बढ़ती जाती है, लोग इधर उधर जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, नए लोग 18 साल के ऊपर के लोग तो इलेक्टोरेट में आते हैं, इसलिए तो वो करना ज़रूरी है। IR करना ज़रूरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो संविधानिक है। लेकिन जिस तरह से वो IR को ये लोग स्पेशल IR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो जिसको ये लोग कल्पना की है और अभी रियलिटी में ला रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं उसको बिल्कुल असंवैधानिक मानता हूँ। इसलिए बाकी काफ़ी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे इसको निपटना कैसे है इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पहले मेरे ख्याल से हम सब अंदर तो ये चीज़ को हमको मानना होगा कि ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीधी तरह से नहीं माना है, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से नागरिकता को डिफाइन किया है, व्याख्या आपी है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो नेचुरल जस्टिस की बात स्वाति जी ने बोला कि वो नेचुरल जस्टिस के नज़रिया से भी आप देखेंगे तो इसके खिलाफ है, इसको हमको मानना होगा। इसके लिए तो और कोई हमको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ से हमको पता होता है। हम इस देश में देश के नागरिक हैं और कब से, काफ़ी सालों से, स्वतंत्रता के वक्त से हम नागरिक हैं और हमको क्यों पुरवार करना पड़ता है, ये सवाल हमेशा हमें अंदर रखना होगा। वो धिक्कार इसके प्रति हमको रखना होगा। बाकी सब प्रैक्टिकल बात है, बाकी किस तरह से इसको निपटना है, किस तरह के स्टेप्स हमको लेना, क्योंकि इसका जवाब हमको मांगता रहना होगा। पॉलिटिकल है, आप भी बोला, ये पॉलिटिकल चीज़ है। ये अगर ये पॉलिटिकल है तो हमको उसको पॉलिटिकली लेना होगा। मजबूरी से शायद हम और कुछ स्टेप्स हम लेते हैं, ठीक है। अगर ये हम समझते हैं तो फिर दूसरा है कि इसको चैलेंज करने के लिए तो काफ़ी लोग तो मेहनत की है। बिहार का जो SIR है उसका जो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया था वो बहुत महत्व का बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो जो ये लोग चाहते थे सब कुछ नहीं मिला, लेकिन इस प्रोसेस को, ये SIR का प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए तो काफ़ी वो मदद रूप हुआ है। ADR, धन्यवाद ADR, धन्यवाद जो पेटिशनर्स है, योगेंद्र यादव है, PUCL के सरफराज है और भी काफ़ी लोग हैं। और कोई कई सारे लोग हैं, लेकिन ऑपरेशनली मेरे ख्याल से ये 3-4 जो पिटिशनर्स काफ़ी उनका जो प्रयास के मुताबिक काफ़ी कुछ आगे बढ़ा है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट में तो आधार कार्ड
ऐड किया 11 आई थिंक 11th डॉक्यूमेंट के 12th डॉक्यूमेंट के तौर पे उनको ऐड किया, मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये शायद बहुत राहत देते हैं काफ़ी लोगों को। और दूसरा है कि मशीन रीडेबल, वो इसको पब्लिश करना चाहिए और एक क्या कहते हैं कि एनालाइज कर सके और डाउनलोड कर सके ऐसी हालत, ऐसे फॉर्म में, ऐसे रूप में उसको पब्लिश करना चाहिए। वो भी मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर था। और मेरे ख्याल से ये जो लोग बहुत मेहनत किए थे, स्टडीज़ किए थे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके, खास करके जहाँ पे माइनॉरिटीज़ का और अन्य जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोगों का शायद डिलीशन होने की संभावना थी और डिलीशन हो भी गया था, तो वहाँ जाके स्टडीज़ किए थे और काफ़ी कुछ एविडेंस को कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया था। इसलिए तो हम इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि जिस तरह से इसको चैलेंज किया गया और काफ़ी मीडिया में और हर जगह पे किया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस हमको भी यहाँ करना होगा, क्योंकि हम इसके साथ सहमत नहीं हैं। इसलिए हमको काफ़ी तैयारी के साथ जाना होगा। और वो तैयारी में तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक आर्टिकल देखा था जिसमें बहुत सरल तरीके से उसको वो कौन से स्टेप्स हमको लेना चाहिए बहुत सरल तरीके से लिखा है। मैं जरा खोल रहा हूँ, वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें 6 स्टेप दिया गया है। पहला स्टेप है फॉर्म लेने के बाद। आप सब लोग तो ऑलरेडी बोले थे कि बीएलओ के साथ रह के बीएलएस भी जाएंगे। ये किस लिए? वो फॉर्म 6 की जो बात है, वो फॉर्म 6, एक चीज़ बिहार में हमने देखा कि फॉर्म 6 तो 1 या 2 कॉपी एक घर में जाके ये लोग चले जाते हैं। एक्चुअली एक घर में ज़्यादा वोटर्स भी हो सकते हैं, राइट? तो ये फॉर्म 6 को कैसे भरना है वो भी एक चैलेंज है। उसके अंदर कुछ चीज़ तो ऑलरेडी प्री फिल्ड तो होता है, नाम वगैरह तो होता होगा, लेकिन उसके बाद जो भी फिलअप करना है तो एक आम वोटर के लिए तो शायद इतना आसान भी नहीं होगा। इसलिए ये हमको ये देखना होगा कि ये फॉर्म 6 देते हैं हर खानदान में, मतलब हर कुटुंब में, तब उसको भरने के लिए तो हम कैसे लोगों को मदद किया जाए। क्योंकि एक है तो बीएलओ उसको फिलअप करने के लिए मदद करना चाहिए, वो तो नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी कुछ लोगों के लिए शायद करेंगे, तो वो फिलअप कैसे करेंगे इसके बारे में तो अवेयरनेस बिल्डअप करना और उसके पास लोगों को वॉलंटियर्स को लगाना। पॉलिटिकल पार्टीज अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, सिविल सोसाइटी के तौर पे हमको आइडेंटिफाई करना। हम हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कहाँ खतरा है और कहाँ पे लोगों को डिलीशन की संभावना ज़्यादा है, ये वो हमको एनालाइज करना होगा। क्योंकि हमको पता है जहाँ पे अभी का जो रूलिंग पार्टी है, इनका जो मकसद क्या है, उनके वोट्स पर उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस में, इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस में जहाँ खतरा है, वहाँ वोटर्स को डिलीट करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐड करने के लिए कोशिश करेंगे, अलग बात है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन जहाँ पे डिलीट करने की संभावना ज़्यादा है, हमें हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होता है कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनालिसिस करके उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वहाँ पे हमें कोशिश करना होगा सबको इंक्लूड करने के लिए। इसलिए वहाँ पे हम वॉलंटियर्स लगाना चाहिए, बूथ लेवल एजेंट्स को लगाना चाहिए, और बिल्कुल निगरानी जो कहते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या है मुझे बात नहीं, निगरानी रखना पड़ेगा, विजिलेंस रखना पड़ेगा। वो मेरे ख्याल से पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि चेक एंड फिल योर डिटेल्स। वो चेक इन फिलिंग ऑफ द डिटेल्स, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, उसमें वॉलंटियर्स का लगाना होगा, एक वर्कशॉप भी रखना होगा वॉलंटियर्स के लिए। और तीसरा स्टेप है सबमिट द फॉर्म टू द बीएलओ और ऑनलाइन। और इसमें काफ़ी चीज़ में ऑनलाइन तो अच्छा रहेगा, जहाँ भी ऑनलाइन हो सकता है मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन करने के लिए तो लोगों को करना होगा। मेरे ख्याल से कुछ जगह पे हमको ऑनलाइन
सुविधाएं करके वहाँ पे वॉलंटियर्स लगा के लोगों को वहाँ बुला सकते हैं और सबको एक अभियान के स्वरूप में ऑनलाइन फॉर्म 6 भर के उसमें अपलोड करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पास एविडेंस इन्यूमरेशन फॉर्म को हम अपलोड करके अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे पास वो एविडेंस भी रहता है। वो BLO वाला जो हार्ड कॉपी जो देते हैं वहाँ पे तो बिहार में बहुत क्लियरली लोग कंप्लेन कर रहे थे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, वो साइन करके वो रिटर्न कॉपी दे नहीं देते और लोग एक्स्ट्रा कॉपी भी नहीं देते और ऑफिस में से कोई कॉपी ये लोग देने वाले नहीं है। तो और फाइनली स्टेप 4 है कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, मतलब हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको तैयार रखना होगा। डॉक्यूमेंट की यादी हमारे पास है, कम से कम आधार कार्ड है और भी हमारे पास राशन कार्ड वगैरह तो होंगे, तो वो सब भी हम तैयार रखेंगे, वो भी हमारे ट्रेनिंग के अंदर, हाँ उसमें नहीं है। और 11 डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, 12 डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। और फाइनली स्टेप 5 है चेक द ड्राफ्ट। दिसंबर 9 को इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करने वाले, दिसंबर 9 को इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने वाले। मेरे ख्याल से बिहार में भी बहुत अच्छी तरह से हमारे जो साथी लोग हैं वो किया था, वो तुरंत उसको एनालाइज किया गया किसका नाम नहीं है और ये ओपन करके हम देख सकते हैं कि हमारा नाम उसमें है कि नहीं। हम ऑलरेडी तो हम इन्यूमरेशन फॉर्म वगैरह भर के रखा होगा और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए होंगे, लेकिन हमारा नाम अगर नहीं है तो आपके पास करीब 1 महीना होगा शायद अपील करने के लिए। और इसमें अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर BLO आपके घर नहीं आए तो भी आप लिख के बताइए। आप क्या है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाके वहाँ पे कंप्लेन का पोर्टल है, वो कंप्लेन के पोर्टल में जाके आप कंप्लेन कीजिएगा, 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस लिख के वो करेंगे, ये एविडेंस है। मेरे ख्याल से अगर नहीं किया तो फिर कहेंगे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप कोई कंप्लेन नहीं किया वगैरह वगैरह तो कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो कंप्लेंट हम रजिस्टर करें, ऑनलाइन भी करें, अगर ऑनलाइन मुश्किल है तो हम लेटर लिख के जो कौन सा ऑफिसर है, जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है उनको आप भेज दीजिए। तो ये चेक करना रोल, और रोल में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तुरंत एप्लीकेशंस लिखने के लिए हमें तैयारी रखना होगा। तो ये सिर्फ 4-5 जो स्टेप्स है प्रैक्टिकल है। मैं पहले फिर से मैं कहता हूँ आई डोंट एग्री विद दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मजबूरी से हम कर रहे हैं कि बिकॉज वी वांट टू सी टू इट के हम डिलीट ना हो जाए, बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली हम वर्कशॉप रखेंगे वॉलंटियर्स के लिए, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से लोगों को समझाएंगे और हर तबके में। और इसमें काफ़ी कुछ डेट्स भी है कि पब्लिश मतलब अपलोड करने, कब तक आपको अपलोड करना है, कब तक आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना है वगैरह सब चीज़ों को मेरे ख्याल से हम अच्छी तरह से वॉलंटियर्स को समझाएंगे और मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचे और उनको मदद करें। ये मेरे ख्याल से हमें तैयारी रखना होगा। बाकी पॉलिटिकल चीज़ तो मैं मानता हूँ कि हम दोनों तो एक मीटिंग में थे दिल्ली में, प्रोफेसर देवी का जो स्पीच है मेरे ख्याल से सबको सुनाना चाहिए, वो वीडियो शायद होगा। ये एक क्रोनोलॉजी समझने की बात है, एक है SIR और उसके बाद सेंसस और तीसरा आएगा डिलिमिटेशन। ये 3 चीज़ों को हमको साथ में देखना होगा। ये डेलिबरेट है। क्या है SIR? उसमें इलेक्टोरल रोल में उनको जो लोग नहीं चाहिए उनको दूर रखने की प्रक्रिया ये लोग तय करेंगे, राइट? सबको निकालेंगे नहीं, उसका एक प्रक्रिया ये लोग तय करेंगे। दूसरा है सेंसस। सेंसस किस तरह से होने वाले हमको पता नहीं है, वो भी पब्लिश तो हो गया, मतलब वो फाइनल हो गया है। सेंसस करना है 27 में शायद 2027 में, लेकिन उसमें भी इसके साथ जोड़ेगा। तो सेंसस में क्या होगा वो भी हमको बहुत NPR के साथ जोड़ेगा, NPR के साथ जोड़ेगा, एग्जैक्टली NRC के साथ जोड़ेगा। ये हमको बिल्कुल निगरानी रखना होगा, विजिलेंस रखना होगा। और तीसरा आएगा डिलिमिटेशन, और इसके आधार पे वो डिलिमिटेशन भी करेंगे।
और इलेक्शन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ पे कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी वो उसका चरित्र बदल देगा, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ से निकालना है, किसी को कहीं पे मेजॉरिटी ना हो जाए, ऐसे डिलिमिटेशन करना, वो सब चीज़ तो करेंगे। ये सब हम साथ में ध्यान में रखेंगे और मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल है और ये पॉलिटिकल जो चैलेंज हम साथ में लेना होगा, लेकिन साथ साथ ये प्रैक्टिकल जो चीज़ है अभी के लिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम अच्छी तरह से उसको ट्रेनिंग देके हम अगले 2 महीने में ये काम आगे ले जाएंगे। शुक्रिया प्रसाद जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर उन्होंने रखी है 2 तरीके से। एक तो प्रैक्टिकली क्योंकि ज़रूरी है कि हम डिलीशन में ना चले जाएं, तो प्रैक्टिकल क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हो उस पर फोकस करते हुए, और कैसे ये मुद्दा क्या मकसद है, किस तरीके से चीज़ें आ रही है, उसको कैसे समझना, और वो समझ के साथ हम इस प्रक्रिया में उतरे और लोगों को भी उसी समझ के साथ इस प्रक्रिया में उतरे तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो दोनों चीज़ों को समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है और उस पर ही उनका पूरी बात का जो फोकस था। हम लोग आगे बढ़ते हुए असीम भाई से गुजारिश करेंगे कि असीम भाई आए और इस संदर्भ में अपनी बात को रखें। फिर हम लोग कुछ वक्त तक इस सत्र को ओपन रखेंगे, तो बाकी जो साथी यहाँ पे बैठे हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं। पहले तो शमशाद भाई ने जो मीटिंग रखी उसके लिए उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं जैसे हर संकट में कोई अवसर आता है, मैं इस बात पे नहीं मानता हूँ कि ये केवल राजनीतिक पार्टियों की जवाबदारी है। अगर आप लोकशाही में मानते हैं, आप एक डेमोक्रेसी के अंदर एक आंदोलन और एक उस सभ्यता को मानते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है कि हमारी नागरिक समाज के लोग इस चीज़ में बड़े पैमाने पे उतरे। उसकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उसका क्या क्या स्वरूप होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूर चर्चा में जब हम कार्य शिविर होगा उसके लिए वो करेंगे। मगर ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बात को, स्वाति जी ने इस बात को उठाया, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, ऑर्नित शाह करके एक बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने उसके ऊपर किताब लिखी है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से जब, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का तकाजा यह था कि वो एक लोकशाही, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम खड़ा करने की थी। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जैसे राष्ट्र के अंदर कोई भी रहेगा, आपकी सीमा के अंदर जो रहेगा वो वहाँ का सिटीजन होगा, नागरिक बनेगा, स्वाभाविक रूप से बनेगा, इस पर कोई आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जब पूरे ही भूखंड को उन्होंने बांट दिया एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उस बूथ के, उस इलेक्शन के दायरे में उसको रखा, तो ये उसकी स्वाभाविक पाया था कि जो वहां रहता है वो कैसे भी रहो, उसका रहने का घर हो या नहीं रहे, उसको मतदार बनाना सरकार की एक जिम्मेदारी थी। यानी कोई भी इंसान जो उस बूथ इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हो, उसकी क्या भी स्टेटस क्यों ना हो, वो इलेक्टोरली वो एक वोटर बनना और उसकी जवाबदारी सरकार की थी। दैट इज, उसीलिए इस देश में राजनीतिक दुनिया में बहुत कम जगह हुआ है जहां पे इस बड़े पैमाने पे इलेक्शन की, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसलिए हमारी एक गर्व भी था हमारे देश की, पूरे दुनिया भर में बहुत ही, आपको अगर इतिहास थोड़ा पीछे जाऊंगा तो 1950 और 60 के दशक में जितने भी देशों के अंदर आज़ादी हुई, बहुत कम देशों के अंदर इस तरीके का, जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, खड़ी हुई। ये बुनियादी रूप से बहुत बड़ी बात थी। ये सब जगह पे नहीं है। आज भी अमेरिका में, आपको मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, और जगह पे हो, वहां पे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं होता, ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट नहीं बनता है। लोगों को जाके वोटर लिस्ट बनाना पड़ता है। यानी पार्टी को जवाबदारी होती है कि वो वोटर्स को लाए, बनाए पहले वोटर लिस्ट में आ जाए, उसके बाद उसको इलेक्शन करवाना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बुनियादी तरफ जो तफावत है डेमोक्रेसी की, जो हमारे इस देश की एक देन है,
जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सर्वाधिकार, जो हमारा जो पुख्त क्या कहते हैं मताधिकार है, ये जो सर्वत्र हमारा पुख्त मताधिकार जो है, इसको बनाने में जो एक बुनियादी रूप से हुआ वो एक तरीके से, और इसलिए इस चीज को हमें राजनीतिक रूप से जरूर देखना चाहिए, फांसीवाद का सबसे बड़ा स्वरूप होता है कि इसको बदलना होता है। इसीलिए कोई अपवाद नहीं है ये, और ये मैं तो इसको इतना आसानी 2002 का अगर आपने इसको केंद्र बना दिया तो 2002 आने वाले 20 साल के अंदर विल बी द सिटीजन रजिस्टर फॉर्म, क्योंकि 2002 से जब आप जोड़ेंगे यानी आप ये जोड़ेंगे कि आपका उसके साथ संबंध क्या, आपका बाप है कि नहीं है, माँ है कि नहीं है, आप उसके भाई हैं कि नहीं, आप बेटे किसी के हैं, यानी 2002 का जो लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट आस्ते आस्ते विल बिकम द मापदंड बन जाने वाला है। ये एक बहुत ही, क्योंकि बहुत तरीके से, और ये इतने तरीके से इन चीजों के अंदर ले जाने का जो काम है, ये एक राजनीतिक सवाल है जिसमें हमारी राष्ट्रीयता और हमारे लोकशाही का स्वरूप में बदलना की एक पूरी कोशिश है। इसलिए मेरे को कोई इसमें ये अस्वाभाविक नहीं लगता है। इसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं, पर इलेक्ट्रल एक बहुत ही, मतलब ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर ये जमाना बदल गया है, और इसीलिए आपको ये जितना ही हम आप कंप्यूटर युग में जाएंगे उसमें ही फांसीवाद का स्वरूप जो 1930 में आपने जर्मनी में देखा या आपने इटली में देखा, उसका स्वरूप जब तक भारत में आएगा या और जगहों पे आएगा तो यहाँ पे एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चला गया है। आपके इलेक्ट्रल सिस्टम आ गए हैं, आपके कुछ बेसिक सिस्टम, इसलिए जिसे कहा जाता है, नए विशेषज्ञ कहते हैं इसको इलेक्ट्रल फैसिज्म, कि आप फांसीवादी व्यवस्था को इलेक्शन के दायरे के अंदर कैसे ला सकते। इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें समाज के अंदर जाना ही पड़ेगा। एक बीजेपी का मतदाता जो है वो बड़ा साफ है, वो उच्च वर्ण देश का, उसने 85% वोटिंग परसेंटेज ऑफ अपर कास्ट बिहार में वोट दिया, किसको, बीजेपी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, यूपी में दिया, और ये एक बार नहीं 2-3 बार हुआ। इसलिए आपका ये बड़ा साफ है कि एक तबका है जो इसको मानता है। ये एक जद्दोजहद की लड़ाई है, ये कोई छोटी मोटी इलेक्शन की लड़ाई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं पार्टियों को छोड़िए ना, पार्टी के जो लोग करेंगे, बीएलए हमारे लोग बनने चाहिए। कौन सा पार्टी नहीं करता वो हमारी जवाबदारी है। हम पार्टी के ऊपर निर्भर करते रहेंगे तो इस देश में कभी लोकशाही टिकने वाली नहीं है। मैं 77 में जेल में गया हुआ आदमी हूं, इस इंदिरा गांधी के अंदर, इस कांग्रेस के अंदर जेल में गया हुआ आदमी हूं, मेरे को अनुभव है इस बात को लेकर। लोकशाही में कभी भी, जब मैं उस, जैसे कहा ना, मैं इस पर एकदम कतई मैं इस पर मानने वाला नहीं हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आप एक राजनीतिक रूप से एक, जिसे कहते हैं जनवादी आंदोलन का स्वरूप देखेंगे, राष्ट्रीयता को निर्माण करने की स्वरूप देखेंगे, हमारी राष्ट्रवाद को लड़ाई के अंदर हमें उतरना पड़ेगा, तो ये बीएलए बनकर उतरना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है। मैं कश्मीर की बात करता हूं, मैं कश्मीर में रहा हूं बहुत साल, कश्मीर में कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर का पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी था। मैं अनुभव से कह रहा हूं, जेकेएलएफ और नेशनल कांग्रेस के अंदर एक ही कड़ी थी, और वो कड़ी थी बीएलए। आपको ये समझना, ये भूल नहीं जाना चाहिए। कोई भी जगह पे जहां पे जब लोकशाही की बात आती है तो एक जो बीएलए होता है वो कार्यकर्ता राजनीतिक होना चाहिए। पैसे से कार्यकर्ता बनाकर आप अगर लोकशाही को बचा पाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अब जितना भी भाषण हम लोग देंगे, हमारा काम है कि हम कैसे उस बीएलए को खड़ा करने में मदद करें। वो नहीं आए तो उनके घर जाएं, पार्टी नहीं आए तो पार्टी का धरना लगाएं और कहें आपको करना पड़ेगा अगर आप लोकशाही में मानते हैं। इस जज्बाती से अगर हम इस चीज को नहीं उठाएंगे तो हम भी उन करारों में आ जाएंगे जो खाली कहते हैं कि इस चीज को नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे पूरे राष्ट्र निर्माण के, जिसे कहते हैं, नींव को बदलने की ये राजनीति है। और ये आरएसएस की सोच है कि किसी ना किसी तरीके से इस देश का जो एक हिस्सा है उसी को ताकत मिले और दूसरा हिस्सा है उसको जितना वंचित हो सकता है वंचित करे, और बहुत सारे तरीके आएंगे। इसलिए इसको केवल वोट के राजनीति से नहीं,
एक बीएलए एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहिए। कांग्रेस कभी ये राजनीतिक कार्यकर्ता बना नहीं पाएगी और लोग भी इसको बनाने में असमर्थ रहेंगे। पर नागरिक समाज को अगर लोकशाही चाहिए होगा तो नागरिक समाज को बीएलए बनना पड़ेगा। और अगर बीएलए बनाने की कोशिश में हम सब लगे तो मेरा मानना है जितने हद तक हम बचा सकते हैं अपने। और इससे क्या होगा, मैं उदाहरण बता रहा हूं, इसलिए आप जितना भी जो लोग आप, क्योंकि आप लोग जब जितने लोग हैं सियासी लोग हैं, मैं ये मान के चलता हूं आप बदलाव चाहते हैं। मैंने कहा ना, जेकेएलएफ का बीएलए नेशनल कांग्रेस का कार्यकर्ता बना था। जम्मू कश्मीर यासीन मलिक का जो साथी लोग थे जिन्होंने जद्दोजहद करके वहां पे अपने कश्मीरियत की बात को रखी थी, वही लोगों के मैं जानता हूं, क्योंकि उन लोगों को मैं पहचानता हूं, जानता हूं, मैंने उनके कार्यकर्ता को देखा है। इसीलिए बीएलए बनना अपने आप में, जब एक राजनीतिक संकट हो जाता है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बनता है। आज हमारे गुजरात में वो राजनीतिक संकट है, इसलिए बीएलए को केवल पार्टियों के ऊपर डिपेंड नहीं करे, हम कैसे कर सकते हैं इसकी जवाबदारी हमको लेना चाहिए और इसमें हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं जो शमशाद ने यहाँ पे अगुवाई ली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आगे ले जाएं और इसमें आपकी जो भी मदद हो, हमारे कार्यकर्ता जितने हैं, मैंने तो ऑलरेडी हमारे यूनियन के लोगों को कहा है कि कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं हम लोग देखें, पर और साथ ही सभी लोगों को बोलना चाहिए कि ये एक राजनीतिक जुम्मेश बन जाना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं, आपने कहा 1 लाख लोग हैं अभी भी एनजीओ के लोग, राजनीति नहीं करे, वोटर अवेयरनेस की बात करते हैं, ऊपर से फंडिंग लाते हैं, मगर जब वोटर अवेयरनेस सबसे बड़ी बात आ गई है, जब बीएलए बनना हमारे काटने बन गया, तब वो लोग नहीं करेंगे तो क्या एनजीओ करेंगे। इसलिए आज को आपको फुल खुलेआम कहना पड़ेगा इस बात को लेकर, तभी राजनीति होगी कि आप अगर एनजीओ बनते हैं तो आप राजनीति मत करिए, मगर वोटर को लाने का काम तो आपको करना चाहिए। ये मत भूल जाइए कि जब लास्ट टाइम ट्रंप को हराया गया था तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने नहीं हराया था अमेरिका में, वहां के लोगों ने वोटर अवेयरनेस करके, वोटर जिसे कहते हैं हर लोग, उन्होंने कहा था, ऐलान लिया था कि जो लोग जो लोकशाही में मानते हैं उनको इलेक्शन के एजेंट बनना पड़ेगा। और इसीलिए उन लोगों ने ट्रंप को हराने में पिछले बार कामयाब रहे थे। मैं उस अनुभव से कह रहा हूं कि ये लड़ाई पार्टियों की नहीं है, केवल पार्टियों प्रति है ही। आप जो पार्टी के लोग हैं वो करेंगे, यहाँ पे एसयूसीआई के लोग भी हैं वो लोग भी करेंगे, मगर जो मुद्दा है कि ये एक हमारी लोकशाही आंदोलन का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट का एक हिस्सा होना चाहिए, उस हिसाब से हम देखें तो मैं समझता हूँ हम लोग उसको आगे बढ़ें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। मेरे ख्याल से जो मकसद था इस मीटिंग के आयोजन का कि हम किस तरीके से अलग अलग नज़रिए को समझें और साथ ही साथ कैसे प्रैक्टिकली भी इस प्रक्रिया को हम देखें, उसी दिशा में मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत महत्वपूर्ण बातें और पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इस मुद्दे को, यहाँ पे सभी वक्ताओं ने यहाँ पे रखा है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि जिन लोगों ने बात करने के लिए अपनी इच्छा यहाँ पे दर्शाई थी उनको हम बुला नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे अभी 10-15 मिनट का ओपन सेशन रख रहे हैं, तो वो लोग प्लीज़ जिनको भी बात करना है वो आएँ और संक्षिप्त में ही अपना बात रखें और कुछ ठोस सुझाव हो तो ज़रूर से वो भी रख सकते हैं प्लीज़। મારું નામ જયેશ પટેલ છે અને એસયુસીઆઈસી સોશિયલિસ્ટ યુનિટી સેન્ટર ઓફ ઇન્ડિયા કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી છે, હું એના તરફથી આવ્યો છું। આજની જે મિટિંગ છે બહુ આ ભયંકર હુમલો છે અને હુમલાની સામે અત્યાર સુધી જે પણ રજૂઆત થઈ છે એને પૂરેપૂરું સમર્થન છે। બહુ સાચી નિસ્બતતા સાથે આ મિટિંગ થઈ રહી છે અને એ વાત સાચી કે આ સમયની જરૂરિયાત છે કે આવા જે પણ હુમલા હોય એને લઈને આપણે રસ્તા ઉપર આવવું પડશે। ટેકનિકલી તો એને સમજાવવું ને બહુ અઘરું હોય છે। અમે અભિયાન ચલાવ્યું હતું, આ સર જે આવ્યું આ પત્રિકા અમે 25 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન લોકોમાં ફરી ફરીને આ પત્રિકા વહેંચતા હતા, બધાને સમજાવતા હતા કે આ શું છે। તરત સમજાવવું બહુ અઘરું હોય છે। તમે સૌ પણ એ મહેસૂસ કરતા હશો કે સામાન્ય માણસને સમજાવવું કઈ રીતના, પણ આપણે એ સમજીએ છીએ આ હુમલો એટલો ભયંકર છે કે આ કેટલાય જે ટાર્ગેટ કરે છે એવા લોકોને
કે એ લોકોને માઇનસ કરી નાખવા. અને પહેલાં ખાલી વોટિંગના અધિકારમાંથી જ નહીં, સમય આવે તમે આ દેશના નાગરિક પણ નથી, તમને આ દેશમાંથી કાઢી પણ મૂકે, કાં તો કોઈ કેમ્પમાં બંદીવાન બનાવીને મૂકી પણ દે. એટલે આ બહુ મોટું ષડયંત્ર છે. પણ આ ષડયંત્રમાં ભાજપ RSS તો અત્યારે આગળ પડતું છે જ. એ નાગપુરથી થાય છે એ વાત સાચી, એમાં પણ એની અંદર બીજી બધી પણ જે સત્તાધારી પાર્ટીઓ છે, જે જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મ કોમ પ્રદેશવાળાના પોલિટિક્સમાં માને છે, કરે છે, કોઈ ઓપનલી કરે છે, કોઈ હિડન કરે, પણ સત્તા મેળવવી એમનો મકસદ હોય છે. એટલે જે ગંભીરતાથી બીજી બધી પાર્ટીઓએ પણ રસ્તા ઉપર આવવું જોઈએ, નથી આવી રહી. ત્યારે આપણા સૌની ફરજ છે કે આપણે સૌએ રસ્તા ઉપર આવીએ. પહેલું તો એ જ કે આ લોકો ઉપર આ ખરાબમાં ખરાબ હુમલો છે એનો આપણે દેખાવો કરીએ, કે ધરણા કરીએ, જે પણ આપણાથી થાય કરીએ. એમાં અમે સંપૂર્ણપણે જોડાઈશું એ હું વચન આપું છું. અને એ આપણે ખાસ જાણવું જોઈએ, આ હુમલો તો છે ભયંકર, રોજે રોજ હુમલા થઈ રહ્યા. જે રીતના મોંઘવારી, જે રીતના બેકારી, જે લોકોનું પતન થઈ રહ્યું છે, ડ્રગ્સ હેરોઇન દારૂ ખુલ્લે આમ વેચાય, બંધી હોય છતાં પણ ઇલેક્શનમાં પણ એ બધું આપવામાં આવે, બધાને ગુમરાહ કરી નાખવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે એક જે તમામ જે આખા મૂડીવાદનું જે આખું આ ષડયંત્ર છે, અને એ ષડયંત્રની સામે એક મોટો અવાજ ઉઠાવવામાં આવે. એટલે સૌથી પહેલા હુમલો હોય છે કે આના જે ભોગ બનતા હોય છે એ મજદૂર હોય, એ શોષિતો હોય, એ ખેડૂતો. અત્યારે વરસાદને એ બધું થયું છે, કેટલા ખેડૂતો બરબાદ થઈ રહ્યા છે, એની વાત નહીં આવે, થોડી ઘણી આવે પરંતુ એ નહીં આવે. એટલે આવા કેટલાય પ્રશ્નો છે. સાથે સાથે એ પ્રાણ પ્રશ્નો આપણે કહીએ, અસ્તિત્વ ટકાવવાના પ્રશ્નો છે, એની વાત કરીશું તો ચોક્કસ લોકો આપણી સાથે આવશે. એટલે સરનો તો વિરોધ આપણે કરીએ જ છે, સાથે સાથે આ મૂડીવાદી જે આપણા સૌનું જીવન ખતમ કરવા જઈ રહી છે, આવનાર પેઢીનું જીવન ખતમ કરવા જઈ રહી છે, એ વાત પણ જો લઈને આપણે જઈશું આ, તો લોકો આપણા સૂરમાં સૂર પૂરાવશે. અમે સામાન્ય લોકોમાં જ્યારે ફર્યા આની માત્ર વાત કરીએ, પણ જ્યારે છેલ્લી વાત કરીએ કે આ બધા પ્રશ્નો છે એની સામે આપણે લોક આંદોલન જગાવવાની જરૂર છે, ત્યારે લોકો સંમત થતા હતા. અને ત્યારે સામાન્ય લોકો એ થતા હતા. વાત ચોક્કસ અમારી બહુ નાની પાર્ટી છે, અમે સત્તાલક્ષી નથી ઇલેક્શનમાં, અમે ઇલેક્શન પણ લડીએ. અને ઇલેક્શનમાં એટલા માટે જ કે ઇલેક્શન ચૂંટણીને અમે લોક આંદોલનનું હથિયાર બનાવીએ. એ હથિયાર બનાવીને આપણે લોકોની પાસે જઈએ. અને એમાં મને ખાતરી છે કે આપ સૌ પણ એ રીતના જોડાશો. જે પણ આગળના કાર્યક્રમ લેવાય તેમાં અમે ચોક્કસ જોડાઈશું. આપ સૌનો આભાર. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आनंद से आया हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ और तकरीबन ज़िंदगी में 24 मरतबा प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुका हूँ, इसलिए सारे तजुर्बे मेरे साथ है। BLO बूथ लेवल ऑफिसर वो बरकरार है। आपने पिछले इलेक्शन में भी जो आपके फॉर्म भरे गए, जो आपको चिट्ठी घर आकर दे गया, या वहाँ वोटिंग देने गए तो जो चिट्ठी चेक की सबसे पहले बाहर बैठकर टिपाई पर, उसको बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। वो वही रहेगा जो पहले था। और आजकल अभी 3 दिन उनकी ट्रेनिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद 3 तारीख से वो फील्ड में आएंगे। फील्ड में आने के 2 तरीके हैं। अब तक तो ऐसा होता था कि इलेक्शन से पहले हर संडे सैटरडे को वो अपने बूथ पर बैठते थे और चेक करवाते थे कि भाई जिसको नाम दाखिल करना है, जिसको निकालना है, कोई कहीं चला गया है, ट्रांसफ़र करना है, वो सब होता था। शायद इस मरतबा वो गवर्नमेंट को सोचने का है कि उनको क्या दे रहे हैं वो, क्योंकि जितना भत्ता देंगे इसके मुताबिक काम होगा। घर घर जाने की बात है SIR में। वो फॉर्म जो सम्राट भाई ने बताया वो घर आकर भरेंगे BLO। उस वक्त आपको जागरूकता जतानी है। घर में औरत के पास दस्तखत करा के ले जाएगा और वो अपनी मर्जी का भरेगा। ये खास ध्यान रखना है। अमजद भाई आपको भी कहता हूँ, वो BLO है। हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, BLA बूथ लेवल एजेंट तैयार करो। मैं जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि सारी पार्टी के एजेंट नहीं आते थे तो मैं वोटिंग चालू नहीं करवाता था। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिसर वाले मुझे प्रेशर करते थे। लेकिन मैं आज इस जगह का बादशाह हूँ। मैं चाहूँ जब शुरू कर सकता हूँ। मेरी डायरी में मैं लिख सकता हूँ कि अभी 2 एजेंट बाकी हैं।
ये एजेंसी पार्टी तय करती है, लेकिन कहीं कहीं पार्टियां मायूस हो जाती है कि चलेगा इस बूथ पर नहीं भेजना। तो जो हमारे भाई ने बताया कि दूसरी पार्टी का एजेंट भी उस बूथ के लिए जा सकता है, कि मैं एजेंट हूँ, वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से खाली दस्तखत करा के नॉमिनेट का हो सकता है, और ऐसा मैंने किया भी है। एक इलेक्शन में बहुत पहले कच्छ भुज हम गए थे कैंपेन में, और वहाँ 20 बसें रवाना हो चुकी थी अजमेर। 500 रुपये देते, वोटर आईडी कार्ड ले लेते और उनको टिकट दे देते, जी बस पे चढ़ जाओ। इलेक्शन के दिन छठी शरीफ था, 20 बसें रवाना हो चुकी। मैं वहाँ पहुँचा था ऑब्जर्वेशन में दूसरी पार्टी की तरफ से। मैंने उम्मीदवार को कहा कि भाई तू अर्जी कर। ना मैं नहीं करता। अल्लाह भैया कर भाई, और तेरे एजेंट को दे, वह दस्तखत दे कर, और जा कलेक्टर के पास, इलेक्शन ऑफिसर के पास। जब वो गए, उन्होंने 40 बसें डिटेन किए रातों रात। ये भी होता है इलेक्शन में, मेरा तजुर्बा है। जुआपुरे से भी इसलिए मैं आपको, अच्छी बात है शमशाद भाई बहुत पहले जागे। जब शमशाद भाई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले पार्टियों के साथ डिस्कस करता है, ये उनकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे दिमाग से ये निकालते कि ये आया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है वो भी मैं आपको समझा दूं। जो भी ये लोग काम करता है, अगर उसके साथ आपका धमकी भरा या अच्छा सलूक नहीं करोगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसलिए मोहब्बत से उसको बिठाकर उसको पूछने का, भाई मैं इसका फोटो भी ले लेता हूँ और तू दस्तखत ले जा, हमारे घर में इतने वोटर हैं, बराबर। हो सके तो उसको चाय पानी भी पिला दो, और कहने का उसको कि जब इलेक्शन आएगा हम तुझे पकड़ेंगे अगर वोट नहीं दिया तो। थोड़ी सी धमकी भी देना है। ये बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट तो जिम्मेदारी एनजीओ की है और पार्टियों की है। अगर पार्टी नहीं करती तो एनजीओ करेंगे, ठीक है। तो बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल ऑफिसर बहुत कीमती चीज़ है इलेक्शन के अंदर। एसआईआर में रिनोवेशन है। अभी ये बताया भाई ने कि डिलीशन होता है। मैंने 20,000 वोट खुद डिलीट किए हैं, बोलो क्या करना। मैं खुद मुजरिम हूँ इसका। खुद ऊपर से प्रेशर आया क्योंकि 2002 में स्थानांतर हुआ, सबसे ज्यादा आनंद हमारा डबल हो गया। सारे देहातों से आनंद में जमा हो गए, बसा दिए। फिर सेंसस वाले आए मेरे पास कि आप सेंसस के सुपरवाइजर थे, ये दफ्तर है, आप दस्तखत कर दो। अब क्या कर सकते। 20,000 वोट निकालवाए मेरे से, और अभी कॉरपोरेशन बनाना है तो डालने फिरते हैं कि कैसे इसको कॉरपोरेशन बना के डालें। सब मैं जानता हूँ, लेकिन वो उस वक्त मैं नौकरी पर था, वफादारी के साथ काम करते थे, और मैं न किसी पार्टी का हूँ। उसी वक्त भी मैं कहता था कि मैं गवर्निंग बॉडी में हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन वाले भी आज भी आपको यही कहेंगे कि हम पार्टी से ऊपर है, पार्टी के साथ हम मशवरा करते हैं। एक और दौर आएगा एनजीओ के साथ और जिम्मेदारों के साथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इलेक्शन कमीशन आएगा बात करने के लिए। उस वक्त भी हमें जागरूक बनकर अपने जो मसाइल रखना है। शुक्रिया। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल बात तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन थोड़ी ज़मीनी बातें हैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। खास शमशाद भाई को बता देना चाहता हूँ। शमशाद भाई, आपने जो पहल की है, आपको ये 50 आदमी का मजमा लगता है, ये एक एक आदमी के पीछे 1,000 लोग, मेरे को 50,000 आदमी दिखते हैं। आपने जो पहल की है ये इसको मैं सराहता हूँ। और दूसरी बात ये बताता हूँ कि एक चीज़ अपने सोशल मीडिया पे भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि नेगेटिवनेस लोग फैलाएंगे कि शमशाद को कैसे डैमेज करें, शमशाद हाईलाइट ना हो। और लोग दूसरी रूमर ये भी चलाएंगे कि 2002 के पहले भी सर्वे करा था, ये फिर से 2002 कराना चाहते हैं, बीओएल इसके लिए आते कर, ये भी रूमर चलेगी। इसके लिए भी अपने सोशल मीडिया पे कुछ आदमी तैयार रखने पड़ेंगे जो रोजाना अपनी ये पॉजिटिव चीजें डालता रहे सोशल मीडिया पे। और रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो वोटर है, वो उनकी जमीन है। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो वो किस पे वोट लड़ेंगे, किस पे लड़ेंगे? वो उनके पैर नीचे से जमीन खिसाने की बात है। अगर वो नहीं जागते तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। और उनकी ये अगर नींद में है तो ये नींद उनको भी ले डूबेगी और आम लोगों को भी ले डूबेगी। सबसे बड़ा देखो, इन्होंने ऐसे तो सोचने के लिए और कहने के लिए बोलते कि 2002 के बाद से कर्फ्यू नहीं लगा, अभी तक आसानदारी क्यों नहीं हटा? आसानदारी का क्राइटेरिया क्या है? हाईकोर्ट में केस चलता है, हाईकोर्ट उसमें कोई जजमेंट नहीं देती है, शायद सुप्रीम भी जाना पड़े,
लेकिन अगर एक तरफ आप तुम कहते हो अशानदार क्यों रोका उन्होंने, वाटर के लिए रोका, अगर वो वाटर के लिए नहीं रोका तो ये अशानदार हटा सकते हैं। ऐसे ही मैं ऐसा कहता हूं कि जो बीएलओ तैयार करने हैं, हम में से हर आदमी ये तक्की कर ले कि भाई मेरी सोसाइटी, मेरे फ्लैट में या मेरे एरिया में मैं एक महिला ले लूंगा, उसमें मैं 5 छोकरे तैयार करूंगा, मैं खुद सीखूंगा और 5 छोकरों को और तैयार करूंगा, तो इंशाल्लाह पूरा एरिया तुम्हारा कवर हो सकता है। अगर सीना पसीना हम चलेंगे, एक को सिखाएंगे दूसरे को सिखाएंगे तो ही ये काम होगा। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों का और दूसरे लोगों का इंतजार करेंगे तो ये टाइम भी अपना यूं ही निकल जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द इसकी शिविर रखी जाए। और मैं जमीयत उलमा की तरफ से आपको कहता हूँ कि तन मन धन जो भी जरूर पड़े हमारी तरफ से तैयार। किसी का कोई सवाल भी हो तो कर सकते हैं, माइक नीचे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम नूरजहां दीवान है और मैं सोशल वर्कर हूँ। बीएलओ को लेके जो चर्चा चलती थी तो परसों ही मेरी जीवराज में बात हुई थी। वहाँ से वहाँ का जो वार्ड प्रमुख है वो 100 लोगों की ट्रेनिंग करा रहा है, जो बीएलओ की ट्रेनिंग देने वाले हैं ऐसे अधिकारियों से मिलके। तो तब मैंने भी उनको बोला कि भाई हमारे जुआपुरा और बाकी सब एरिए हैं, तो जो लड़के एजेंट तरीके या लड़कियां जब बूथ पे बैठती है तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। तो क्यों ना अभी से हम इनके फॉर्म भर दिए जाए और वो लड़के लड़कियां या जो भी हम लोग हैं हम सब वो ट्रेनिंग लें ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात ये है, अहम बात, कि ये लोग जब बीएलओ के फॉर्म भरने आएंगे, घर पे जब सर्वे करने आएंगे, तो क्या गारंटी है कि वो अधिकारी असली है कि नकली है? क्योंकि आरएसएस बजरंग दल के जिस तरह से लोग नकली पुलिस बन के जिस तरह बहेल में और बाकी जगह हमने देखा कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो नकली बीएलओ बन के भी आएंगे और गलत रिश्ते फॉर्म भी भरेंगे और नाम भी कमी करेंगे। तो हमको उनका आईडी प्रूफ देखना पड़ेगा और ईसीएल का जो लोगो होता है वो लोगो भी देखना पड़ेगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी साथियों को भी बोलना होगा, लेकिन समय की सीमाएं, हम यहाँ पर ये मीटिंग को समाप्त करेंगे। उससे पहले एपीसीआर के जो प्रमुख हैं शमशाद भाई, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस मीटिंग को समाप्त करें, सबका आभार विधि करें। और हमें पानी की तरह रहना पड़ेगा कि पत्थर पड़े और हम ऊँचे उठते रहें। वो एक 2 लाइन है कि उसने फेंका मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह ऊंचा ऊंचा और ऊंचा हो गया। हुज़ैफ़ा हमारा बहुत अजीज़ साथी है और अभी हमारा साथी वकील भी है, तो हम लोग मस्ती में कभी कभार एक दूसरे को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। देखिए, पहले तो कुछ लोग शायद गाड़ी वाले परेशान हो रहे हैं। एक है 4665 नंबर की गाड़ी और एक है 4615 और एक 4682। अगर हमारे किसी साथी की है तो उसको ज़रा हटा लें ताकि जो लोग परेशान हो रहे हो हमारे वजह से परेशान ना हो। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, इसलिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अब सवाल कि हमने आज चर्चा तो रखी है, इलेक्शन कमीशन भी चर्चा कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज जिनको वोट डिलीट करने हैं वो भी चर्चा कर रही हैं, जिनको इस पूरी प्रोसेस से फ़ायदा लेना है वो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि सुझाव आया कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग भी करना पड़ेगा। दक्षिण भाई ने जिम्मेदारी ली है, कांग्रेस के साथ वो डायलॉग करेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टेट विंग के माइनॉरिटी स्टेट विंग के प्रेसिडेंट अमजद भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी पार्टी के साथ, सिर्फ गोमतीपुर की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ गोमतीपुर के लिए नहीं बुलाया था, माजरत के साथ, आपकी जिम्मेदारी पूरे गुजरात की है और आप पूरे गुजरात के माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी माइनॉरिटी विंग की आप मीटिंग लेके उनके तमाम आपके जो भी ऑफिस बेरर हैं उनको खास इंस्ट्रक्शन दें कि वो इस प्रोसेस में किस तरह से काम करना है। प्लस आपकी जो मेन बॉडी है उसको भी कि भाई इसको आप स्ट्रांगली उठाएं। एसयूसीआई में से जयेश भाई ने वादा किया ही है कि वो पूरी तरह से, और वो लोग बहुत पहले से जब बिहार में हो रहा था तब भी वो लोग अवेयरनेस के लिए उन्होंने लिफलेट और वो सारी यहाँ पर करा है।
हमारे साथ AIMIM के लोग नहीं हैं, हम उनको भी कहेंगे कि भाई आपकी विचारधारा कुछ भी हो, आप किसी भी एफिलिएशन के साथ हो, उससे हमको ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चुनाव आप भी लड़ेंगे तो वोटर्स आपके भी हैं, तो आपके जो वर्कर्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे। और आखिर में मैं असीम की बात के साथ बिल्कुल एग्री हूँ कि हम सबको बूथ लेवल एजेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारी जवाबदारी का हमारा नेक्स्ट जो है उसका वोट डिलीट ना हो, ये देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारी तो है ही, पर हमारे से जो नेक्स्ट है उसकी देखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो ऐसे हम लोगों को ये करने पड़ेंगे। सेमिनार जो हम लोग ट्रेनिंग का कर रहे हैं APCR, इस पे बिहार में भी बहुत एक्टिवली APCR ने रोल प्ले किया है। चाहे वो कानूनी लड़ाई की बात हो या रास्ते की लड़ाई की बात हो या लोगों को ट्रेनिंग देने की बात हो, बहुत क्लोजली सारे लोगों के साथ मिलकर APCR बिहार में कर रहा है। और यहाँ पर भी हम लोग इसलिए मीटिंग को आयोजन करना, और जो हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर लाइनअप हो, सारे जितने भी काम करने वाले लोग हो, डुप्लीकेशन ना हो कि गोमतीपुर में अमजद भाई कर रहे हैं तो शमशाद भी जाके गोमतीपुर में करें। लेकिन मेरे को अमजद भाई का फीडबैक मेरे को मिल जाए कि इतना हुआ, गोमतीपुर में 1.25 लाख वोटर्स थे तो 1.25 लाख में से भाई 1,10,000 हो गए, 1,15,000 हो गए, 10,000 शिफ्ट हो गई या डेथ हो गई या इस वजह से वो नहीं बन पाए। तो मेरे पास वो डेटा होना चाहिए ताकि, और या हमारे पास ये डेटा हो कि यार ये 10,000 लोगों को ये एलिजिबल है, उसके बावजूद इनको डिलीट करने की बात है, तो हम उनकी लड़ाई को ERO के सामने या कलेक्टर के सामने या कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गुजरात से पार्टी बनना है, क्योंकि ADR का जो पिटिशन है जिसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, APCR भी एक पार्टी है उसमें, तो हम उसमें भी गुजरात से जाके हम पार्टी बन सकते हैं कि हमारे यहां पर भी SIR में ये बदमाशी हो रही है। लेकिन ये तभी होगा जब सब लोग मिलकर साथ काम करेंगे, सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे। तो हो सकता है कि मुझको नहीं पता कि दक्षिण भाई NTT के साथ काम कर रहे हैं, मैं भी जाके लग गया, अब डेटा आ रहा है, डुप्लीकेशन वाला आ रहा है, मैं कह रहा हूं 10, वो कह रहे हैं 8, तो ये सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा, तभी हम जो डिलीशन का खतरा है, देखो ऐड करने वाला जो सवाल है वो पॉलिटिकल पार्टी को देखना है, उसमें हम सिविल सोसाइटी के लोग उसमें नहीं पड़ेंगे, वो ऐड भी करवाएंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने कुछ डेटा दिए हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ वोटर्स को ऐड किया गया एक असेंबली से दूसरी असेंबली में, उसके पीछे के अपने मकसद हैं। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि हमारा जो वोटर है, जो जेन्युइन वोटर है, वो डिलीट ना हो, और पॉलिटिकल पार्टी की जवाबदारी है कि डिलीट ना हो और जो किसी को गलत तरीके से यहां पर लाकर ऐड ना कराया जाए, तो ही आप इलेक्शन जीत सकते हैं। अदरवाइज तो फिर आप विरोध पक्ष में बैठकर मलाई खानी है तो खाते रहिए। ठीक है, ये इतने कोड पे अपनी बात को खत्म करता हूं। आप तमाम लोग आए, बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में हम लोग एक नेशनल लेवल पे हेल्प सेंटर भी शुरू कर रहे हैं, जल्दी आप लोग के बीच में उसको रखा जाएगा, वो पूरे 12 स्टेट के लिए होगा। वहाँ से आपको ये माहिती मिलेगी कि आपका BLO कौन है, और अगर वो BLO आपको कुछ प्रॉपर मदद नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हम, जैसा कि हमारे साहब ने बताया कि BLO एक छोटा सा ऑफिसर है, हम उससे जितना प्यार से काम लेंगे उतना प्यार से हमारा और आसानी से काम हो जाएगा। जैसा कि हम लोग NPR NRC CA के टाइम पे हम लोग मोहल्ला सभाएं करते थे, हम ये कहते थे कि जो NPR करने आएगा और जो अधिकारी होगा हम उसको प्यार से पानी ऑफर करेंगे, चाय ऑफर करेंगे, बिठाएंगे, और आखिर में कहेंगे हम आपको जानकारी नहीं देंगे। हम NPR में हमारा ये डायलॉग था, हम ये कहते थे कि अधिकारी आएगा हम उसको गाली नहीं देंगे, हम उसको धमकाएंगे नहीं, हम उसको मारेंगे नहीं। ठीक है, तो अधिकारी है, आप बैठ, चाय पी, पानी पी, लेकिन यार सॉरी तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे हम ना, कागज नहीं दिखाएंगे, जानकारी नहीं देंगे। वो पूरा एक कैंपेन हम लोगों ने किया था। तो अब ये है कि BLO आएगा, उसके साथ हम अपने गली मोहल्ले की जिम्मेदारी ले लें कि जैसे मैं मेरे फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरे फ्लैट में मुझको पता है 44 फ्लैट्स हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि 44 में मैं 4-5 ऐसे दोस्तों को ढूंढ लूँ कि जो समझदार हो, जिनको समझ हो कि भाई कैसे फॉर्म भरवाना है। BLO के साथ लगवा दिया कि चलिए सर, चलिए मैडम, मैं आपको फॉर्म भरवा रहा हूँ। आप एक जगह एक सेंटर में उनको बिठा दिया, आपने उनको प्रॉपर पानी ये वो, तो वो अगर 10 फॉर्म भरने आई है तो वो आपके 15 फॉर्म या 20 फॉर्म भर के जाएगी या जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। रिसिप्ट लेना है, इसमें
एक चीज मत भूलना और लोगों को बोलना कि जो वहां पे हुआ है बिहार में कि रिसिप्ट नहीं दिया है, रिसिप्ट आप देंगे तो ही हम आपको देंगे, अदरवाइज आपको ये फॉर्म नहीं देंगे। रिसिप्ट में कोरा रिसिप्ट नहीं लेना है, बीएलओ का साइन करवाना है आपको। क्यों होता है क्या, कितने लोग होशियार लोग होते हैं, बीएलओ से क्यों मांगू, मैं ही पहले फाड़ लो ना, रिसिप्ट ही चाहिए ना, अरे बीएलओ का साइन नहीं है तो वैलिड नहीं होगा रिसिप्ट। तो इतनी चीजें कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, और जो भी जानकारी आएगी इंशाल्लाह हम लोग सोशल मीडिया और जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों के साथ मिलके शेयर करते रहेंगे। और शायद हो सकता है कि जल्दी इसी हफ्ते में हम लोग एक छोटा क्लोज डोर मीटिंग बुलाएं, जिसमें आज जिन लोगों को हम लोगों ने बुलाया है उनमें से कुछ लोगों को फिर से बुलाया जाएगा और इस पर कुछ ठोस रणनीति बने। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि बीएलओ की जो मीटिंग चल रही है वहाँ से नया क्या डेटा निकल के आ रहा है, किस तरह से चीज़ें होंगी। शायद ये 2-4 दिन 5 दिन काम होगा तो हमको भी पता चलेगा किस तरह से हो रहा है, तो हम एक रणनीति सही ढंग से बना पाएंगे। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।